तो ये एडुटेरिया का सेट 1 है, ठीक है, जो कि बीपीएससी के लिए बनाया गया है। सेट में खासियत यह है कि सेट को एनसीईआरटी को बेस करके बनाया गया है, ठीक है। क्या रहेगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन जो रहेंगे कुल 100 प्रश्न रहेंगे इनमें से, ठीक है। और ये लेवल जो है सो आपके एनसीईआरटी के रहेंगे। क्लास किस क्लास से रहेंगे? तो क्लास से एनसीईआरटी के 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि 6 और 7 क्लास के ऑल चैप्टर से आपको मिलेंगे, ठीक है। और 1 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक जो भी करंट अफेयर्स की जो घटनाएं आपको देखने को मिलती है, वो सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 3,000 रुपये आई थिंक इस मॉक टेस्ट का कीमत है, ठीक है, जो कि ड्यूटेरिया के द्वारा रखा गया है। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं तो इसके अलावा 7,000 रुपये का मॉक टेस्ट जो परफेक्शन आईएएस का है, उसके अलावा परम आईएएस से लेकर जितना भी किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको सारा मॉक टेस्ट 70 बीपीएससी तक प्रीलिम्स से मेंस का मिलेगा, ठीक है। चलिए बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा काम पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। से कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? उत्तर भारत। बिल्कुल नॉर्थ इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए जहां से आवाज आ रही। कथक भारत की बात करेंगे तो कहाँ से संबंधित है? तो नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। कथक शब्द की बात करेंगे तो कथा से निकला। अगर कथक शब्द की बात करेंगे कहाँ से निकला है? कथा से निकला है। इसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मुख्यतः ये उत्तर भारत में आप देखेंगे तो ये मंदिरों में, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी, ठीक है, कथक जाति थी। उन्हीं से मतलब नृत्य शैली का मतलब क्या हुआ? जन्म हुआ है। अब आते हैं मेसोलिथिक, ठीक है। मेसोलिथिक है मध्य पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पे विचार करना है। अब देखेंगे यहाँ पे से इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहते थे। दूसरा जो पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। इस समय पुराने किस्म के औजार की बात करेंगे, अनुपस्थित थे। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। नहीं बन रहा है क्या ये? इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। बिल्कुल, माइक्रोलिथ का मतलब ही छोटा होता है। क्या होता है? माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक के समय काल को, ठीक है, मेसोलिथ या फिर पत्थर युग के नाम से जाना जाता था। इस समय पे सामान्यतः तौर अगर सामान्यतः बात करेंगे तो पत्थर के औजार जो होते सामान्यतः मतलब क्या होते थे? छोटे होते थे। आवाज जा रही है हमारी? हेलो आ रही है सर। हेलो। हम्म, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये दूसरी बात करेंगे, पत्थर के औजार भरे होते थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। माइक्रोलिथ एज में अगर बात करेंगे, मेसोलिथिक में जिसको माइक्रोलिथ भी कहते थे, पत्थर के औजार छोटे होते थे, बड़े नहीं होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो देखेंगे तो पुराने किस्म के औजार बहुत हद तक अनुपस्थित हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बात करेंगे 1 से लेकर 3 तक सही है। चलिए, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। बोल क्यों नहीं रहे हिमाचल आप लोग? हिमाचल प्रदेश सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें। बसोहली शैली की बात करेंगे तो ये बसोहली शैली आपका हिमाचल प्रदेश का। लेकिन बसोहली पेंटिंग की बात करेंगे तो बसोहली पेंटिंग कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू क्या? कश्मीर। बिल्कुल, तो ध्यान में रखिएगा, पेंटिंग पूछ रहा है। अगर इसमें जम्मू कश्मीर ऑप्शन देता तो देनी कंफ्यूज, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, पेंटिंग पूछा जा रहा है कि शैली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बसोहली शैली की बात हो रही है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी में अगर बसोहली पेंटिंग अगर पूछते तो क्या हो जाता? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो जाता, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। रस मंजरी रचना किसने लिखी है? ठीक है, रस मंजरी की बात करें, रस मंजरी रचना किसने लिखी है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे शंकर दयाल शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने, भानुदत्त ने या फिर तुलसीदास ने। किसने लिखी है रस मंजरी? शंकर दयाल शर्मा सर। नहीं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला का जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक है चित्रित की गई थी, वो था भानुदत्त की रस मंजरी, ठीक है। किनकी पुस्तक है? हिमाचल प्रदेश से संबंध है रस मंजरी का, ठीक है। भानुदत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है रस मंजरी। क्या है इस पुस्तक में? तो ये क्षेत्रीय लघु चित्रकला के विशिष्ट शैली को मतलब इस पुस्तक में दर्शाता है, ठीक है। बसोहली शैली की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की क्या है? क्षेत्रीय लघु चित्रकला है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। बृहधर्म पुराण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इसकी रचना बंगला में की गई। इनमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। बृहधर्म, ठीक है, बृहधर्म पुराण के संदर्भ में कुछ बातें दी गई है। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है सर।
बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। ध्यान में, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही होगा? तो देखेंगे, बृहधर्म पुराण जो बंगला में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। इसने स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहां के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों पे मछली खाने की अनुमति दे दी है, ठीक है। दिमाग लगा सकते हैं, बंगाल की बात हो रही है तो मछली की बात स्वतः ही मतलब देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि बंगाल के कल्चर में आपको मछली बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप चलेंगे, यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। सबसे पहले हम मिलाइए इसको। शाह आलम द्वितीय को आसानी से मिला सकते हैं आप लोग। ये तो क्या होगा? फर्रुखसियर तो 1713 से 1719 रहा था ना सर। एक का तो 2 हो जाएगा, 2 तो बिल्कुल, सही नहीं फर्रुखसियर है। की बात करेंगे 1713 से लेके, हम्म, फर्रुखसियर की बात करेंगे तो 1713 से लेके आपका 19 1719 तक। तक फरुखसियर रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हाँ। उसके आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय की बात करेंगे तो 48 ये से आपको 54। ये आपको 54 से 59 था, ठीक है। अच्छा, 1754 से लेके 59 था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई के समय, सॉरी पानीपत के, हाँ। पानीपत बोल रहा हूँ, क्या होता, पलासी की लड़ाई के समय आपको बक्सर, यही आपको देखने को नहीं, बक्सर का ठीक ये है। था ना सर। नहीं नहीं, 54 से लेके कब तक था? 54 से लेके 59 तक था, ठीक है। पानीपत के, 59 तक था। सॉरी, प्लासी के समय था। अब पलासी आते का हैं था। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय की बात करें, बक्सर के युद्ध 48 के से दौरान 54। था, ठीक है। 1759 से लेके, ठीक है, कब तक था? तो 1759 से लेके 1806 तक था ये, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह की बात करेंगे, शासनकाल की बात करेंगे तो 1748 से लेके, ठीक है, 1754 तक था, ठीक है। हम्म, दो शासक इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एक ध्यान में रखिएगा, बक्सर के युद्ध के दौरान आलमगीर द्वितीय था मुगल शासक, पॉइंट टू बी नोटेड। शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय जो था, वर्ष का है। किसके, नहीं सॉरी गलती बता दी, ये प्लासी के समय था। ये जो था आपका शाह आलम जो था, ये बक्सर के समय था। समय काल मिलाइए ना, जी जी सर, हाँ। ठीक है। समझ गया ना, बक्सर का 1764 में हुआ था, प्लासी का 1757 में, तो इसमें आ जाएगा, अब 57। बक्सर इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन कौन हो गया इसका? ए का ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिला दे रहा हूँ, मिलाइए। 6 का बी तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्रुखसियर जाएंगे, फर्रुखसियर साहब यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बात करें बी का 3, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की बात करेंगे तो किसके साथ? पलासी के समय था। शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो, शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी का 4, यहाँ पे आ जाएंगे। आवा शाह की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह ने किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछता है, कहाँ की सूबेदारी दी गई थी सवाई राजा जयसिंह को? मालवा का। हम्म, बिल्कुल ठीक है। कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? तो ध्यान में रखिएगा, मालवा की सूबेदारी दी गई थी, ध्यान में इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सेट जो नीचे चैनल का लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सेट आपको मिल जाएगा, वहां पे सेट डाला हुआ है, ठीक है। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी? तो मालवा की सूबेदारी दी गई थी। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी गई थी। गुजरात की सूबेदारी किसे दी गई थी? तो जोधपुर अजीत के सिंह। राजा अजीत सिंह का, ठीक है। बात करेंगे जोधपुर के राजा, ठीक है, अजीत सिंह, कहाँ की सूबेदारी? तो गुजरात की सूबेदारी इनको दी गई थी, ठीक है। मालवा की सूबेदारी की बात करेंगे, ये जयपुर के राजा थे, ठीक है। सवाई राजा, क्या नाम था इनका पूरा नाम? सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद सवाई माइक किनका फोन आ रहा है? बंद कीजिए। उसके बाद 1722 में आप देखोगे तो बाद में जाके इनको इनका भी सूबेदारी दे दिया था, सवाई राजा जय सिंह को बाद में जाके आगरा का भी सूबेदारी मिल गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। अब चलेंगे नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करने हैं, ठीक है। विचार कीजिए, कल तो पढ़ाए भी थे, क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे औजार पॉलिश किए जाते थे, क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल सही सही है। है, ठीक है। हाँ सही ठीक है, है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल किया जाता, कि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया था, हो इसलिए गया ओखल था और जी। मूसल का भी प्रयोग आपको देखेंगे
तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये भी आपको सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों आपका इसमें सही है। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय में नवपाषाण काल की शुरुआत आपको मानी जाती है। इस समय कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई औजार पहले से पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण कालीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब मुख्यतः फसल के काटने वाला जो औजार होता तो वो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ओखल और मुसल मिले हैं, जिसमें मुख्यतः लोग फसल के क्या बोलते हैं, फसल को कूटने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न। सिख जट्टों तथा मिसलों को संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है, बताइए। सिख जत्था मिसलों का संयुक्त सेना को सिख क्या जत्था कहा तथा जाता है? मिसलों के संयुक्त सेना को क्या बोलते हैं, उनको दल दल खालसा खालसा। बोलते थे। क्या बोलता है दल उनको? खालसा। जी, दल बिल्कुल, खालसा सर। क्या बोला जाता था उनको? हम्म, दल खालसा बोला जाता। ठीक है, इन जत्थों और मिसलों को हम्म, संयुक्त सेनाएं क्या बनती थी, तो दल खालसा बनती थी। सिखों की व्यवस्था थी जिसको राखी व्यवस्था बोलते हैं, अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण में लिया जाता है। राखी व्यवस्था सिखों में प्रधान थी, कितने प्रतिशत लिया जाता था, बताइए। फिर सिखों ठीक है, के तो इसमें 20%। कितने थे राखी व्यवस्था में, कितने थे? 20% थे। याद 20%। रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम्म, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता है। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमता का मतलब क्या होता था, गुरु का प्रस्ताव। क्या होता था? गुरुमता का मतलब होता था गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था प्रस्तावित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो एक तरह का टैक्स सिस्टम था। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जो कि सिखों के द्वारा व्यवस्थित किया गया, जिसमें कितने परसेंट टैक्स लिए जाते थे किसानों से? 20% लिए जाते थे। कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? तो 20% लिए जाते थे। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए बता दिया आपको। गुरु मता का मतलब क्या होता था? गुरु मता का मतलब होता है गुरु का आदेश। अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कथन का चयन करना है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी? नहीं थी। टैक्स सिस्टम का जन्म ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता है? नहीं। औपचारिक रूप से था, स्वाभाविक रूप से नहीं था। मतलब जब राजा का अगला राजा जब चुना जाता था, उनके पुत्र को कंसीडर तो किया तो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था सो वही पुत्र बनेगा। अगर उनमें काबिलियत नहीं होती थी तो नहीं बनते योग। थे। ठीक है, तो बोल रहा है निम्नलिखित जी में से सर, कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं, सारे के सारे कथन गलत है। गलत। ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार का टैक्स सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है। कहीं कहीं पे स्वैच्छिक से टैक्स देने का, ठीक है, प्रावधान था। लोग स्वेच्छा से देते थे, लेकिन किसी भी तरह का किसी के ऊपर टैक्स सिस्टम को थोपा नहीं गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। समझ गए? न तो राजा के पास महल था, न तो राजा के पास महल था। ठीक है, माइक क्यों नहीं बंद करके रखते आप लोग? बात नहीं समझ में आती है? ठीक है, नहीं तो नगर थे, नहीं मतलब महल थे, नहीं सेनाएं थी, और नहीं मतलब वो कर एकत्र कर सकते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गए? चलिए, दीर्घकालीन समय के लिए आप बंद रहिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, मतलब ऋग वैदिक के बाद। हम्म, दो सर तरह से हम पुराण लोग का तो वैदिक काल शायद को था, बांटते थे लेकिन ना। वेद का तो नहीं था। एक मिनट, वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक क्या था? पूर्व वैदिक, जिसको हम लोग ऋग वैदिक भी कहते हैं, और एक होता है उत्तर वैदिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था जाति के पहले क्या था, कर्म के आधार पे था, जो कि अब जन्म के आधार पे हो गया था। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है उत्तर वैदिक काल में। जितने भी मतलब कुरीतियों का जन्म जो होता है सो उत्तर वैदिक काल में ही आपको देखने को मिलता है। ऋग वैदिक की तुलना में अगर बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में मतलब क्या था, समाज थोड़ा जटिल हो गया। पुरोहित ने लोगों को 4 समूह में विभाजित कर दिया, जिसे क्या वर्ण कहते थे। वर्ण का सही अर्थ क्या होता था? रंग होता था। ठीक है, बात करेंगे, पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मण था। दूसरे स्थान पे शासक थे, जिन्हें क्षत्रिय कहा भी जाता था। तीसरे को बीस या बैस कहते थे। अंतिम में क्या था? क्षुद्र था। महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक गिरी हुई बताई गई। महिलाओं को क्षुद्रों के साथ वर्गीकृत किया गया, जिसे वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। पुरोहित ने यह भी कहा कि यह समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पिता और माता दोनों ब्राह्मण होते थे तो वो अपने आप ही ब्राह्मण हो जाता था। इसी तरह और भी उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं।
प्रशस्ति के बारे में मैंने कितना बार पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा के बहुत चीज बताया। से प्रशस्ति का मतलब क्या होता था? क्या होता था प्रशस्ति का प्रशंसा सर, मतलब? प्रशंसा होता था। प्रशंसा। क्या होता था प्रशंसा? तो राजाओं के दरबार में रहने वाले जो प्रमुख जो मतलब कवि वगैरह थे, वो अपना लिखते थे प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति राजा से संबंधित है, जिसमें मतलब उन राजा की मतलब प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता ने भी उनके गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित प्रशस्ति लिखते हैं। तो प्रशस्ति में मुख्यतः प्रशंसा होती थी, राजाओं की प्रशंसा होती थी, राजाओं की गौरव गाथा होती थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जिसका मतलब प्रशंसा होता है। आप चलेंगे यहाँ पे क्या प्रश्न है? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समुद्रगुप्त की नीतियों का मतलब वर्णन किसने किया? तो इसने मतलब हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। ठीक है, और किसमें आपको देखने को मिलेगा? हरिसेन ने एक प्रशस्ति की रचना की थी। कौन सी प्रशस्ति है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में मतलब बात करेंगे तो एक तरह से प्रशंसा की गई। किसकी प्रशंसा की गई? समुद्रगुप्त की। क्योंकि इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वीरता की समृद्धि में, ठीक है, बहुत सारी कविताएं लिखाई। इसमें लिखा गया है समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के, ठीक है, 12 राजाओं को मतलब क्या किया था? पराजित कर दिया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे 15 नंबर। ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई है? अभी जस्ट मैंने बोल दिया, मुंह से निकल गया, देखा नहीं था। 12 सर। बोल दीजिए। बिल्कुल ठीक है, 12। 12। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, 12 राजाओं को उसने मतलब क्या किया था? पराजित कर दिया था। यही मतलब प्रशस्ति में चर्चा की गई है। टोटल इसने बात करेंगे तो दक्षिणापथ मतलब दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। कितने? 12 राजाओं को पराजित किए थे, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे नॉर्थ इंडिया, जिसको उत्तरापथ कहते थे, तो आर्यभट्ट के 9 शासकों को। ठीक है, आर्यभट्ट के कितने शासकों को पराजित किया इसने? आर्यभट्ट के 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किए। ठीक है, जी। समझ रहे हैं ना? आर्यभट्ट के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने मतलब क्या किया? साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणावर्त के मतलब 12 शासकों को इसने पराजित किया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उल्टा कर देगा, बोलेगा आर्यभट्ट के शासकों के हराने के दौरान उनके राज्य को अपने राज्य में मिला, लेकिन बाद में उसे राज्य मतलब उनको राज्य उनको लौटा दिया। दूसरा स्टेटमेंट ये पूछेगा कि दक्षिणावर्त के जो शासकों को जो हराया था, ठीक है, उनके राज्य को मिला लिया, तो गलती हो जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट के शासकों को मिलाने के बाद उनके 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने राज्यों में तो मिला लिया जीतने के बाद, लेकिन दक्षिणावर्त के जो 12 शासकों को जो पराजित किया था, उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। समझ रहे हैं ना? जी सर जी। दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया, लेकिन फिर से उनको राज्य को मतलब क्या किया? उनको लौटा दिया। और उत्तरावर्त के राजाओं को जो हराया था, तो उनके राज्य को मतलब क्या करता है? नहीं लौटाता, मिला लेता है। ठीक है, ये चर्चा कहाँ पे देखने को मिली है, तो क्या बताएंगे? ये प्रयाग प्रशस्ति में। कहाँ पे देखने को मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में आपको ये रचना देखने को मिलती है। ठीक है, रोसी देशे में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई संघ को इसने मतलब समुद्र गुप्त के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, इनके आज्ञाओं का पालन करते थे। इनके वीरता से प्रभावित होके एडम स्मिथ ने इसे क्या कहा है? तो भारत का नेपोलियन जैसे शब्दों से मतलब सुशोभित कहा है। एडम स्मिथ बोल रहा हूं, क्या नाम? बीएस स्मिथ ने। ठीक है, समझ गए? अब चलेंगे विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक को जोड़कर देखा जाए, तो विक्रम संवत की बात करेंगे। कनिष्क, विक्रम संवत, सप्त संवत। नहीं, ठीक है, कनिष्क चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की सप्त बात संवत। करेंगे, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। सर तो चंद्रगुप्त एक द्वितीय का क्वेश्चन आया, सर एक क्वेश्चन आया था ऑप्शनल में कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन सी उपाधियां दी जाती थी, तो उसमें मैंने कुमारादित्य मारा है। कुमारादित्य तो आई थिंक नहीं था ना, परम भट्टारक था, परमेश्वर था और महाधिराज था। महाराजाधिराज ये था। तीनों तो, हाँ, ये तीनों तो दिया जाता था ना। हाँ हाँ, ठीक है। परमेश्वर, महाधिराज और परम भट्टारक, ये 3 था ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन था कुमारादित्य। कुमारादित्य तो मैंने तो कुमारादित्य मारा तो। ठीक लग रहा है। ठीक है, उसे देख लेंगे। हाँ, विक्रम जी संवत की सर। शुरुआत किस शासक से जोड़ कर देखा जाता है? तो मैंने आपको बताया 58 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रारंभ होने वाले द्वितीय। विक्रम संवत का परंपरागत रूप से राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। क्यों इन्होंने शुरू किया था? इन्होंने शकों पे विजय प्राप्त की थी। किन पे विजय प्राप्त की थी? शकों पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, विक्रमादित्य का उपाधि धारण चंद्रगुप्त क्या? प्रथम ना होगा, विक्रम संवत नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 319 में चंद्रगुप्त
सर ठीक है। सब प्रथम होगा, अरे प्रथम ना। 58 की बात करेंगे, तो 58 ईस्वी, 58 ईस्वी 58 में ईस्वी। तो 58 ईस्वी में थोड़ा था, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 था, तो वो जो गुप्त संमति स्टार्ट किया था। जी, तो वो तो गुप्त एक संपत्ति मिनट, किया था ना। हाँ ये मिस्टेक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, एक मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय तो आपको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ईस्वी में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, मिस्टेक, ठीक है, ईसा पूर्व में आएगा तो ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, ठीक है, ये विक्रमादित्य को उपाधि धारण नहीं किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है, यहाँ पे गलत है, इसको जरा सुधार लीजिएगा, ठीक है, तो 50 ये सर शकों को सही पराजित के है, लक्ष्य में सही है, नहीं चंद्रगुप्त सही है, द्वितीय ही होगा। कौन करवा रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम जो होगा नहीं नहीं, वो आए ना। अरे विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय अरे ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका गुप्ता किंग है, तो गुप्ता किंग तो ईस्वी में आ जाएगा ना, ईसापुर में कहाँ से आएगा गुप्ता किंग, ठीक है, ईसापुर की अरे बात हो रही है, ठीक है, 319 320 के तो आसपास इसका निवे पड़ा था, ठीक है, ये तो ईस्वी में आ जाएगा, ईसापुर में थोड़ी ना गुप्ता किंग आएगा, ये चंद्रगुप्त प्रथम दूसरा था जिसने शकों को खदेड़ दिया था, उसके उपलक्ष्य में मतलब इसने शकादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत भी चलाया था, सही है, अरे, चेक कर लीजिए, सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ही होगा, हम देख लिए सर, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है, हम देख लेंगे, ठीक है, एक बार आप लोग भी हाँ देख अभी लीजिए, भी देख लिए, ठीक है, अभी भी देख लिए हम। वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही है जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे प्रश्न क्या बना, विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़ के देखा जाता है, हाँ चंद्रगुप्त हाँ, द्वितीय। संवत तो चंद्रगुप्त प्रथम था ना सर, गुप्त संवत वाला, ये विक्रम संवत बोल गुप्त रहे है हैं ना ना। 320 वाला में चंद्रगुप्त प्रथम। जी, कर दिया, हम तो सही बता तो रहे थे पहले, तो तो अब फिर कंफ्यूज कर दिए, चलिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पे किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय। द्वितीय ठीक है, कौन हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर पुलकेशिन 58 द्वितीय ने ईस्वा रोका, पूर्व वाला कनिष्क था, वो शक संवत उसने चलाया था, कनिष्क ने। अरे वो 58 78 ईसा हो पूर्व वाला। जाएगा, हे जी भगवान, दूसरा चाहिए। रहने दीजिए, रहने दीजिए, तो 78 है, ठीक है, चलिए, तो हाँ किसने जी, हाँ रोका जी, था, हाँ पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, यहाँ पे नर्मदा नदी तट को दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में मतलब एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो मतलब यही क्या नाम था इसका, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, उत्तर भारतीय राजाओं को दक्कन की तरफ बढ़ने से मतलब रोक दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था, क्या बताएंगे, नगरम, व्यापारी ठीक है, व्यापारी नगरों को। क्या होता है नगरम, बिल्कुल संगठन। व्यापारिक संगठन को कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखें, नगरम क्या होता संगठन था, व्यापारियों के संगठन को कहते थे, ठीक है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहते थे, तो व्यापारियों के संगठन के कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इन सभाओं में धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था, इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी, ठीक है, जनपद का अर्थ क्या होता था, क्या बताएंगे, जनपद का अर्थ, जन के बसने का स्थान। बिल्कुल ठीक है, जन के बसने का स्थान को क्या बोलते थे, तो जनपद कहते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, महायुद्ध को करने वाले राजाओं, अब जन के मतलब राजा ना होकर, ठीक है, लोग जनपदों के, ठीक है, राजा माने जाते थे, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन के बसने की स्थान, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत सारे जनपद के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है, खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे, ठीक है, वो मुख्यतः चावल गेहूं धान, ठीक है, जौ दालें गन्ना तेल तथा सरसों की फसलें भी उगाते थे, ठीक है, महाजनपदों का उद्भव लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ, कितने वर्ष 2500 पूर्व हुआ, तो वर्ष क्या पहले, बताएंगे, 2500 वर्ष पहले। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है, 2500 वर्ष पहले आपको देखने को मिलता है, महाजनपद के काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ठीक है, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, बताइए क्या होगा, दोनों सही है सर दोनों गलत है ना, दोनों सही है। दोनों गलत। महाजनपद के काल में अगर बात करेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा था, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ठीक है,
महाजनपद के काल में नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं, ठीक है। और धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, असत्य कथन की चयन करें तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है। अच्छा, असत्य कोई भी कथन कथन, गलत दे ठीक दिया है, सर। नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, कथन दोनों गलत सही है, है। मतलब आपका दोनों का दोनों सही है, ठीक है। अब हल के सही फाल अब लोहे के बनने लगे, जैसे ही महाजनपद का विकास होता है तो लोहा भी साथ में आपको मिल जाएगा, हम ठीक असत्य है। और कथन देखे नहीं थे सर। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल, सही है, ठीक है। क्योंकि कृषि उन्नत क्योंकि हो रही थी ना, महाजनपद के, कृषि उन्नत हो बिल्कुल रही महाजनपद के युग में कृषि में आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में फाल को आसानी से जोता जा सकता था, ठीक है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, लोगों ने धान के पौधों का अवरोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर, ठीक है, धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार करके उनका रोपण शुरू कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे सर 22 नंबर ऑप्शन प्रश्न देखें। सर ऑप्शन सी होगा ना? हाँ, अरे असत्य कथन बोल रहा, तो कोई भी असत्य नहीं है, असत्य ठीक है, बोल रहा दोनों है, के वही दोनों तो सही मूर्ति है, गलत देती है जी। ठीक है, दोनों सही है, इसलिए असत्य कथन में दोनों नहीं दोनों होंगे। सही है। बिल्कुल पाणिनि सही। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार की, सही है। उन्होंने एक बिल्कुल विशेष सही है। क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों के द्वारा जोड़ा गया। इनको दोनों बोला था सही होगा निम्नलिखित में सर। से कौन सा सर कथन की बात केवल करेंगे, एक सही सही है, है सर। केवल एक स्टेटमेंट सही है। अच्छा, व्यंजन भी किए थे ना, स्वर और सबसे व्यंजन दोनों। प्रसिद्ध व्याकरणियों में ठीक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार की। उन्होंने विशेष प्रकार के स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाला सूत्र बनाने में किया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो केवल इसका एक स्टेटमेंट है, दूसरा गलत है। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे, बज्जी संघ का वर्णन, दीर्घ निकाय में सर, दीर्घ निकाय निकाय में। बिल्कुल ठीक है, दिग्ध निकाय में आपको वज्जी संघ का वर्णन आपको देखने को मिलता है, किसमें, वज्जी संघ का वर्णन आपको किसमें देखे, दीर्घ निकाय में, ठीक है, अंग और ठीक है, मगध समझ का गए, लगता है। जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, कैसा है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब, ठीक है, 2300 साल पहले लिखा गया था। गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न स्थानों में एक साथ, ठीक है, संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए करते थे, मतलब किसी भी फैसला को थोपा नहीं जाता था। सभी एक सभा निर्धारित करते, तो वहां पे बात विचार करने के बाद ही किसी फैसला को मतलब लिया जाता, ठीक है, इसीलिए संघ कहते थे इनको, ठीक है। लेकिन स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। पूरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का, ठीक है, निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया, आसान गंग प्रश्न है, वंश, पल्लव बिल्कुल वंश। गंग वंश के शासकों के करवाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मी शताब्दी में गंग वंश ने एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ जिसका अनंत वर्मन, ठीक, क्या नाम था उनका, राजा का नाम क्या था, पता अनंत नरेंद्र। राजा का वर्मन। नाम, अनंत नरेंद्र वर्मन, नहीं, नरेंद्र होगा ना? अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन नाम था इनका, ठीक है, वर्मन होगा। ध्यान में रखिएगा। तो अनंत वर्मन ने क्या किया, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा, ठीक है, 1230 में राजा, ठीक है, अनंग भीम द्वितीय ने भी अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा, तो गंग वंश के शासक का नाम था अनंत वर्मन था। उन्होंने मतलब, ठीक है, क्या बनाने का निश्चय किया था, पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाने का निश्चय किया, ठीक है। अब पुरी में आपको जगन्नाथ स्वामी के सम्मान में रथ यात्रा भी निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीत लिया था, अकबर ने 1586 में बंगाल को सर। 1586 में जीता था, ध्यान में रखेंगे। 1586 बिहार सर को जीतने की अगर 1586 बात, में तो मिला दिया था ना। नहीं, ठीक है, 1500 बात करेंगे, जीतने की बात करेंगे, जीत लिया था। 1576 में बिहार को जीता था और 1580 में बिहार को प्रांत बना दिया था, ठीक है। इसके जीतने से पहले 10 साल पहले 1576 में बिहार को भी जीत लिया था। अब 1586 में अगर बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल। बंगाल को मतलब जीत लिया गया था, ठीक है। जी जी, अब वही गड़बड़। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। बंगाल न बोलना। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया था तो इसे सूबा माने जाने लगा। इस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। दक्षिण भारतीय, ठीक है, भक्ति संतों के बारे में आपको कथन पढ़ने हैं। नैनार की बात करेंगे, शैव संत थे। अलवार की बात करेंगे, वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। बात करेंगे, ये तो ऊपर का दोनों सही है, सही है जी।
बात एक करेंगे और तो दो तीसरा वो भी गलत है, सही ठीक है है। ये सर, संत केवल ये दोनों यह सही है। संत केवल बिल्कुल यह सत्य केवल अस्पृश्य समझे जाने में पुलैया तथा पनार जाति के लोग थे, गलत है। बाकी आपको बात करेंगे कि एक का दोष कथन सही है, ठीक है। नैनार की संख्या की बात करेंगे तो 63 बताई गई है। अलवार की संख्या की बात करेंगे तो 62 बताई गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार और अलवार संतों ने किया। नैनार की बात करेंगे शैव थे, अलवार की बात करें वैष्णव थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिन्हें पुलैया और पानर जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति थी, मतलब अछूत जाति भी इनमें शामिल थे। ये बौद्ध जनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे और मुक्ति का मार्ग बताते थे। नैनार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे, जिस किसी स्थान के गांव में जाते थे वहां का स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतमय करते थे, ठीक है। तो मतलब ये जैन और बौद्धिज्म के कट्टर मतलब क्या थे, तब विरोधी थे, विरोधी थे, ठीक है। और विरोध करते थे। अभी चलेंगे 27 नंबर, ठीक है। पुहार बंदरों का, पुहार की बात करेंगे तो पांडव का बंदरगाह था, मदुरै चोल का बंदरगाह था। दोनों सही है। दोनों सही है। गलत है, ठीक है, नहीं दोनों गलत है। मदुरै की बात करेंगे, मदुरै की बात करेंगे ना तो पांडव का बंदरगाह था, पांडे का बंदरगाह मदुरै उल्टा था। कर दिया, पुहार की बात उल्टा करेंगे कर चोलों दिया। का बंदरगाह था। जी बिल्कुल सर, उपयुक्त में से कौन सा उल्टा कथन कर सही दिया था, ना। कोई भी कथन सही नहीं है। एक दक्षिण बार भारत में पढ़ने में मुख्यतः पता नहीं चोल चेल चलता। पांडे के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक क्या होता था, तटीय होता था। एक शहर जो था वो तट से लगा होता था, जहां से लोग व्यापार करते थे। मैंने कई बार बताया, एनसीईआरटी पढ़ा, पुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से जानते थे। अगर इससे कभी नहीं याद हो तो इससे भी ध्यान में रखें, पुहार का ही नाम क्या था, कावेरी पट्टनम था। कावेरी एनसीईआरटी में पट्टनम। शुद्ध रूप में लिखा गया है, ठीक है। और ये मतलब चोलो, इसका निर्माण किसने करवाया था, चोल राजा जो था, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा, जिसका नाम था कारिकल। क्या नाम था, गाड़ी कारिकल, ठीक है। कारिकल चोल सबसे कारिकल। शक्तिशाली राजा था, उसके द्वारा इसका करवाया गया था, ठीक है। तो इसे आप ना भूले, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन तटों एक से और बहुत नंबर चीजें, का फुहार, कावेरी पट्टनम, चोलों का बंदरगाह, मदुरै की बात करेंगे पांडवों की राजधानी थी, मदुरै। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। शंकर देव जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गलत है पहला सर। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। शंकर देव जी की बात करेंगे असम। तो असम में भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है, तो तमिलनाडु में इनका जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, असम में। शंकर देव की बारे में बात हो रही है। ये शंकर पूरा नाम नहीं लिया, शंकर देव भी नहीं, शंकराचार्य जी की बात हो रही है, ठीक है। इनका जो तमिलनाडु में नहीं, केरल में हुआ था, क्लियर नहीं लिखा है, ठीक है। सर अलवर वाला जो आपने बताया था वो 12 था या 62 था? अलवारों की संख्या 12, 63 ठीक है, ठीक है, 63 ठीक है। ठीक है। नैनारों की संख्या 63, अलवारों की संख्या 12। वहाँ पे 12। 62 आपने बताया, 62 कहाँ बताया था, 63 बताया था ना। एक हाँ 63 62 बताया था 64 और 63 आपने सर, बताया। लिख गलती से लिखा गया होगा या तो, लेकिन बोले थे तो हाँ, हमको 63 ही वही सर। कंफ्यूजन था सर हमको, हाँ देखिए मार्च। है ना, अच्छा, ना 63 ही तो लिखे। 12, 12 था। ये ये 12 12 है, लिखा ठीक है। है। अलवार 12 है, नैनार 63 है, वो गलत लिखा गया था। जी जी सर। आप चलेंगे आगे। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत का मिथ्या या माया का मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। कौन सही है, ये तो तीनों ध्यान सही है। रखेंगे। तो तीनों 2, तीनों 3, सही है। 4 सही है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीव, आत्मा और परात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकर है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या माना और संसार के परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने के, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का वचन भी दिया, ठीक है। देखिए, वीर शैव आंदोलन के क्षेत्र में हुआ, ठीक है। वीर शैव आंदोलन के क्षेत्र में हुआ, बिल्कुल कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया है वह बसवाना और, ठीक है, अल्लमा प्रभु और, ठीक है, अकमहा देवी जैसे उसके साथियों के द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था,
यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैव ने अपनी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क दिए। इनके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के मतलब क्या थे, तो विरोधी थे। मुख्यतः कौन थे? नेता की बात करेंगे, नेता तो कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, मतलब इनके प्रवर्तक की बात करेंगे तो बसवान और अल्लामा प्रभु, ठीक है। एक महिला भी थी जिसका नाम था अकमहा देवी, ठीक है। महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी भगत भजन सुनते थे, अच्छा लगता था उनको। तो महात्मा गांधी के प्रिय वैष्णव जन को तेने कही बहुत सुंदर लगता है, अभी सुनिएगा, गूगल पे मिल जाता है, यूट्यूब पे। इसके जो नरसिंह मेहता जो थे इनके रचयिता थे। कौन थे इनके रचयिता? कौन थे? तो नरसिंह मेहता की बात करेंगे, इनके रचयिता थे। मैं बता देना चाहता हूँ ये सेट जो है एनसीईआरटी पे आधारित है। इस सेट को अगर आपको प्राप्त करना है, एक चैनल का लिंक नीचे दिया गया, आप जुड़ जाइए। आगे का सेट भी उसमें कुछ सेट में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर इसी तरह से 1000+ बोले 100+ से ज्यादा आपको एनसीईआरटी का सेट अगर रिवीजन करना है तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट का आपको एनसीईआरटी का सेट को आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा 70 बीपीएससी के लिए। तो ये नरसिंह मेहता कहाँ के थे? सर नरसिंह गुजरात के, गुजरात से आते थे, ठीक है, ध्यान रखिए। गुजराती संत थे नरसिंह मेहता। उन्होंने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रहे, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। आगे चलेंगे तो 31 नंबर प्रश्न आप लोग क्या देख रहे हैं? तो 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो प्रारंभ में, ठीक है, नाथ पंथ भारत में किस क्षेत्र में लोकप्रिय होता? नाथ पंथ उत्तरी नाथ क्षेत्र पंथ में। की बात करेंगे, हमारे जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री वो भी नाथ पंथ से संबंधित है, ठीक है। हमारे जो मुख्यमंत्री की बात कौन करेंगे सा वो भी मुख्यमंत्री आपको, सर? हमारे मुख्यमंत्री, हम तो योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री मान लेते हैं, ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं? उत्तरी क्षेत्र से आते हैं, उत्तरी बिल्कुल, ठीक है। क्षेत्र। इनके जो थे गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ बाबा की बात करेंगे तो नाथ पंथ से संबंधित है, ठीक है। अभी जाइए आप गोरखपुर में, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो नाथ पंथ आपको उत्तरी पंथ में आपको काफी अधिक मतलब आपको प्रचलित आपको हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या था सर नाथ पंथ में सब बता दें कि मध्यकाल में ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें से नाथपंथी सिद्धाचार्य योगी जन उल्लेखनीय है, ठीक है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार का निराकरण, परम सत्य एवं चिंतन मनन, उसके साथ हो जाने की अनुमति है मोक्ष मार्ग, इनके लिए योगासन, ठीक है, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पे बल दिया। ये समूह खास तौर पे नीची कही जाने वाले जातियों में बहुत लोकप्रिय है। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चल के उत्तर भारत में काफी अधिक लोकप्रिय हो गया, ठीक है, समझ रहे? मतलब इन्होंने मतलब भक्ति मार्ग के अलावा, ठीक है, योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर के कठोर प्रशिक्षण देने के मतलब क्या किया? आवश्यकता में मतलब इन्होंने क्या किया? तो बल दिया, ठीक है, ध्यान में रखना। शंकराचार्य के जो द्वारा दिया गया था अद्वैतवाद को सर, उसको कह सकते हैं कि वो आत्मा वगैरह को लेकर उन्होंने दिया था। इन्होंने मुख्यतः शरीर को मतलब क्या बोलते हैं, बहुत अधिक तपाना, योग करना, प्राणायाम करना, इन सब चीजों पे मतलब बल दिया। रूढ़िवादी धर्म का इन्होंने आलोचना किया। मीराबाई किनकी मतलब बात करेंगे, मीराबाई किनकी मतलब अनुयायी थी? तो रविदास की थी। रविदास की, बिल्कुल, रविदास के अनुयायी थे मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, जाति से चमार थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उनकी मतलब ये शिष्या मानी जाती थी, ठीक है। वे कृष्ण के प्रति समर्पित है। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव की बात करेंगे तो कई भजनों में उन्होंने व्यक्त किया। उनके गीतों को उच्च जातियों को रीति नियमों और खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान में गुजरात की जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गया। अपने पति के मरने के बाद श्री कृष्ण को अपने पति और प्रेमी के रूप में मीराबाई ने मतलब पूजना शुरू किया। सर ये रविदास तो रामानंद के साधु ये थे ना, शिष्य थे। देखिए रामानंद के कितने शिष्य होते थे? रविदास थे, कबीर थे और रविदास के बाद आई थिंक 12 शिष्य थे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, रविदास के बात करेंगे, गुरु का नाम क्या था? रामानंद। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उनके मतलब 12 शिष्य थे जो गुरु भाई के नाम से जाने जाते थे। सभी के सभी मतलब जो थे 12 जाति से मतलब बिलोंग करते थे, ठीक है। चोल काल में कलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
चोल काल में करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद संग्रहित किया जाता था, पहला स्टेटमेंट। कदमई एक प्रकार का भू राजस्व टैक्स था। बता निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सर बेटी पहला तो सही सही है। है। दूसरा सही है क्या सर? ठीक है, केवल दूसरा दूसरा सही सही है। है। देखा ना, बेट्टी में कितना बार बता दो, बेट्टी की बात करेंगे तो ये एक नगद कर व्यापारी नहीं था। था, व्यापारी कर भी नहीं था, ये श्रम के जरिए वसूला जाता था। क्या किया जाता था? श्रम चिट्ठी के एक जरिए इस कर को वसूला जाता था। ठीक है, ये मतलब जबरन श्रम करा के क्या होता था, बात करेंगे तो जबरन श्रम करा के इसको मतलब वसूला जाता था। ठीक है, ध्यान रखें क्या, तो जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। ठीक है, कदमई की बात करेंगे तो भू राजस्व था, बिल्कुल ही मतलब सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक उल्लेखित कर बेट्टी जो नगद में नहीं था, बल्कि बेट्टी को कैसे वसूलते थे? श्रम के रूप में। क्या करवाया जाता था? श्रम के रूप में। अभी भी सर हमारे एक समाज में चिट्ठी। परंपरा रही है। चिट्टी भेटी तो व्यापारी समूह चलेगा, विजयनगर साम्राज्य में था, ये चोल काल की वही बात हो हमको, रही है। ठीक है, हाँ वही हमको ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा था जी। अभी भी किसी व्यक्ति से कर देने का दो तरीका है, तो आप उनके यहाँ काम कर दीजिए या फिर नकद दे दीजिए। तो उसमें बेट्टी जो था एक प्रकार का जबरन श्रम था। ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो तुम क्या करो, काम करो। ठीक है, अब बात करेंगे चोलों के शिलालेख में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द आपको देखने को मिलते हैं। इसका कौन सा होगा? केवल दो सही है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जुलाहा परिवार में हुआ था कबीर का जन्म। ठीक है, जी ध्यान सर। रखेंगे। ठीक है, ये मुसलमान फैमिली में इनका जन्म तो हुआ था, कहते से हिंदू परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन सब पालन पोषण करने वाले लोग जो थे जुलाहा थे, मुसलमान जो थे। कि मुस्लिम बुनकर परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बनारस के आसपास। ठीक है, बनारस में। हाँ। नीरू नाम का भारत मतलब क्या नाम था, भारत से नाम क्या भूल है? रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हाँ नीरू बनारस में इसकी हुआ माँ था। का नाम था ना सर। हाँ। इनका माँ का हम्म, नाम शायद नीरू था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो विचार जो दिए हिंदू मुस्लिम को मतलब इन्होंने एक ही माना। ठीक है, और इन्होंने मतलब इनके जो मतलब जो ज्ञान, इनके जो पंचवाणी और मतलब जो भी चीजें सब बीजक में संग्रहित है। तो कबीर से संबंधित क्या हो जाएगा? बीजक। देखिए ये सब आने वाले प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए इसको कर लीजिए। ठीक है, अच्छे रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, कोई करवाता नहीं, मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में मिल जाएंगे आपको देखने को। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? क्या बताएंगे? लंगर व्यवस्था गुरु नानक। बिल्कुल, गुरु नानक ने आपकी लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, ध्यान में रखेंगे। उसको गुरु अस्थायी नानक रूप की से जन्म की गुरु बात अंगद कर करेंगे। दिए थे लंगर हाँ, पंद्रह। बाद वाला। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है? तो आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है, से लंगर व्यवस्था की बात करेंगे तो गुरु नानक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक करतारपुर, ठीक है, रावी नदी के तट पे डेरा गुरु नानक का एक केंद्र स्थापित करने में कई पत्रिक यात्राएं की। ठीक है, तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, इनका मृत्यु की बात करें करतारपुर साहिब में हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो इन्होंने मतलब लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, जो कि मतलब क्या होता था, एक तरह का साझा रसोई होता था। कैसे होता था? साझा रसोई। साझा भोजन बनता था, लोग इकट्ठे खाते पीते थे, इसको लंगर कहते थे। ठीक है, समझ गए ना? तो है तो जी। क्या बिल्कुल सर। अभी भी अभी आप भी देखें कहीं चलन पे में है। लंगर होता है तो कोई अकेले नहीं खाता है। ठीक है, सभी लोग साझा बैठकर मतलब खाते थे, सेवा भाव से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब उसमें लोग खाना बरबाते भी है, कोई काम भी करते हैं, एक दूसरे को खाना परोसते भी है। ऐसा नहीं से कोई जी सर। बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, इसमें उसमें समानता का भाव आपको देखने को मिलता है। नहीं, खुद खाना जी बनाओ, सर, और जी खुद प्रसाद सर। मेहनत बर्बाद करो, भी नहीं करना है। खुद पत्ता भी मतलब हटाओ। ठीक है, कुछ झाड़ू भी लगाओ, सब कुछ होता है। इससे मतलब क्या, बर्तन काफी भी साफ इक्वलिटी करो। आपको हाँ देखने को आपको मिला। ठीक है, तो एक दिखती। तरह की साझा व्यवस्था था। ठीक है, आप चलेंगे संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो संस्कृत पाणिनि। व्याकरण की रचना पाणिनि। पहले भी बता चुका पानी। हो, पाणिनि। पाणिनि ने की थी। पता ही आप लोग को, आप लोग बहुत समझदार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का विशेष क्रम में रखकर आधार पर सूत्रों की रचना की। तो स्वर और व्यंजन को हटा के प्रश्न पूछ सकता, स्वर और व्यंजनों दोनों को काम किया था। ये सूत्र जी बीज सर, अभी गणित क्वेश्चन के आ सूत्रों से चुका था। काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, इसका प्रयोग करके संस्कृत भाषा में प्रयोग के नियम लघु सूत्र में लगभग 3000 रूप लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो महावीर स्वामी ने अपनी प्राकृत। शिक्षा की बात करेंगे प्राकृत भाषा में दी। पाली पाली किस भाषा में दी? पाली प्राकृतिक। में बौद्ध धर्म का। नहीं, भगवान प्राकृतिक। बुद्ध दिए थे पाली में। प्राकृत, ठीक है, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। ठीक है,
महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, यही कारण कि जन साधारण जन भी उनके साथ अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। ये पाली की बात करेंगे या फिर प्राकृत की बात करेंगे, ये जन साधारण की भाषा थी जिनसे लोग कनेक्ट करते थे, इसलिए इन्हीं भाषा को माध्यम बनाया गया शिक्षा को देने के लिए। ठीक है, समझ गए? जी सर। क्लियर? बौद्ध धर्म में पाली था। जी। चलिए बात है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करने हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन मिला। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग अभी भी आप जाएंगे दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो बहुत बड़े अमीर अमीर व्यापारी जो मिलेंगे वो जैन मिलेंगे। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं किया, साधारणतः स्वीकार किसान नहीं वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, मुझे लगा किया है। ठीक है, सही है नहीं किया तो सही है। ठीक है, मुझे लगा नहीं, ध्यान में देख लीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म जो था जीरो मतलब बिल्कुल ही मतलब अहिंसा के मतलब बिल्कुल भी हिंसा की बात नहीं करता था, मतलब बहुत हार्ड अहिंसा का पालन खेती किया करने गया। को भी अहिंसा मानता था। युद्ध और हाँ, खेती करने के से भी तो मना खेती करता करने था। में क्या होता था, कुछ जीव जंतु की तो मृत्यु होना तो स्वाभाविक है। अब मिट्टी को कोरेंगे हाँ उकरेंगे तो उसमें से क्या होगा, कुछ जीव जंतु तो मर ही जाएंगे ना, कीड़ा मकोड़ा तो मरेगा ही खेती में। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने खेतीहर मजदूरों को बोला से आप जैन धर्म का पालन जैन धर्म को नहीं अपनाई कर सकते, क्योंकि इन्होंने अहिंसा के कठोरता को बहुत ही मतलब सतर्कता के साथ मतलब क्या किया, पालन किया। ठीक है, समझ गए? तो इसी तरह दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किसमें मिलता है, बिना किसमें पिटक में मिलेगा? बिल्कुल, मैं बात नियम और करूंगा कानून संघ बिना में रहने पिटक वाला बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन की बात करेंगे तो आपको बिना पिटक में मिलेंगे। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में बुद्ध भगवान ने जो उपदेश वगैरह जो दिए हैं उनके अच्छी अच्छी बातें की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सूत पिटक में। और अधिधम पिटक में क्या है, तो बौद्ध के दर्शन क्या है, अधिधम पिटक में क्या मिलेंगे, तो बौद्ध दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो बौद्ध दर्शन आपको अधिधम पिटक में आपको देखने को मिलेंगे। तो सूत पिटक में क्या, संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियम थे। हर जगह शामिल होने के लिए किसी भी सामूहिक जगह पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ नियम को आपको पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो विनय पिटक में संघ में शामिल होने के नियम थे। सूत पिटक में क्या थे, उपदेश थे, बुद्ध भगवान के उपदेश से लोगों को प्रभावित किया जाता था। और अधिनम पिटक में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दर्शन आपको देखने को मिलता था। ठीक है, संघ क्या था, तो संघ एक ऐसा जगह था जहां पे घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। क्या रहते थे वहां पे, एक साथ रहते थे। और संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी थी, 15 साल निर्धारित की गई थी। क्या कर दी गई थी, 15 साल निर्धारित कर दी गई थी। जो संघ में जो लोग रहते थे, ठीक है, वो अगर पुरुष है तो उनको सर को मुंडवा दिया जाता था। ठीक है, महिलाएं भी संघ में शामिल हो सकती थी। ठीक है, महिलाएं भी संघ में शामिल हो सकती थी। शुरू में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में, लेकिन अगर महिलाएं अगर अनमैरिड है, विवाह अगर नहीं हुआ तो उनको अपने, ठीक है, गार्जियन से, अपने पिता से अनुमति लेकर आना पड़ेगा। अगर उसका विवाह अगर हो गया है तो अपना पति से अनुमति लेके संघ में शामिल हो सकती थी। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे नियम थे। अब बात करें 40 नंबर प्रश्न, देखिए, संघ में स्त्री पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश करने के बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति, अभी जैसे मैंने बात भी किया, ठीक है, अभी देखिए आ गया। ठीक है, अब विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। पति से सर, नहीं, ये गलत है सर। यही गलत है, डी नंबर। ठीक है, बताइए 40 नंबर की बात करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया जो विवाहित व्यक्ति जो होती थी उसको माता पिता से अनुमति नहीं लेना पड़ता था। मैंने श्लोक में बता दी, किनसे अनुमति लेकर आएगा, पति से। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी संघ में, तो क्या बताएंगे, 15 वर्ष। 15 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी, 15 वर्ष थी। मैंने अभी जस्ट बात की आपसे। ठीक है, महायान के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। ठीक है, आप देखेंगे बौद्ध धर्म जो था चौथे बौद्ध संगीति में, ठीक है, 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक महायान था तो दूसरा क्या था, हीनयान था। अब यहाँ पे बात करेंगे, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इन्होंने बौद्ध में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो ये भी सही है। ठीक है, बौद्ध स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, इसीलिए इनसे मतलब हीनयान वगैरह के साथ मतलब क्या मतभेद हो जाता है। ये लोग बोलते हैं रास्ता अलग अलग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरीके से मतलब इन्होंने हीनयान वाले जो थे, तो हीनयान वाले जो थे मतलब क्या करते थे, बुद्ध भगवान के, ठीक है, मूल चीजों में, उनके उपदेश में, उनके मूल सिद्धांतों को पालन करते थे। ठीक है, इन्होंने भगवान के तौर पे मतलब बुद्ध भगवान को कभी भी नहीं पूजा।
आगे चल के देखेंगे तो बुद्ध को वैष्णव का अवतार मान लिया जाता है, जिससे बुद्ध धर्म बहुत दिनों तक मतलब एक तरह से गायब भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं इस पे वैष्णववाद का असर आपको देखने को मिलता है। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न दिया हुआ, इसलिए हम सोचे से आप लोग से थोड़ा बात कर लिया जाए इन क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, ठीक है, ठीक है। फिर भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय थी, ये भी सही है। बात करें बोधिसत्व वो थे, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति के एकांतवास में साधना नहीं करते थे, ठीक है। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते थे, वे साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने में मदद और साहसिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। समझ रहे हैं ना, मतलब शुरू में इन्होंने तो मतलब एकांत करके इन्होंने तो अपने आप को मतलब खुद को साधना देने के बाद खुद को तो मतलब इन्होंने साधना के द्वारा तप को, ज्ञान को प्राप्त तो किया ही, लेकिन बाद में लोगों को ज्ञान प्राप्त करना था, ज्ञान देना था, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, बिल्कुल। भारत के बाद जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही। इसमें मतलब बोधिसत्व को प्राप्त करने का फिर से एकांतवास में जाके साधना नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना है, लोगों को मिलना है, लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में, ठीक है, संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा। क्योंकि आपको जब ज्ञान का प्राप्ति जब हो गया तो लोगों को आप ज्ञान देंगे, तो ज्ञान कहाँ देंगे, एकांत में जाके, जंगल में जाके, फिर संसारिक परिवेश में लोगों के साथ रहकर ज्ञान देंगे, गृहस्थ जीवन में, संसारिक संसारिक जीवन में। बिल्कुल। संसारिक जीवन में गृहस्थ जीवन और संसारिक जीवन अलग होता है। अच्छा, भारत में हम आप भी सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत लोगों की गृहस्थ जीवन नहीं होंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो दोनों बात अलग है। भारत में आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले कौन आते हैं, इति सिंह सबसे लास्ट में आता है, इति सिंह सबसे पहले बात करेंगे सबसे लास्ट में, बिल्कुल, हाँ, पकड़ा जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, ये आएगा। उससे पहले फाइहान आता है, उससे पहले हुएनसोंग आता है, सबसे पहले कौन आता है, तो फाइहान आता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब है भारत में निम्नलिखित चीनी तीर्थ यात्रियों का क्रम। तीर्थ यात्री में केवल पुरुष हो सकता था, केवल महिला हो सकता था, फिर पुरुष महिला दोनों हो सकते थे, दोनों सब, बिल्कुल, ठीक है। और तीर्थ यात्री किनको कहा गया, तो तीर्थ यात्री स्त्री पुरुष दोनों हो सकता था, वह पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पे आए चीनी यात्रियों की बात करेंगे तो फाइहान काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले फाइहान आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्या हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसिंह आएगा, और लगभग, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको इत्सिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राज था, उसका नाम क्या था, आसान प्रश्न है, बताइए। होगा, कमाल है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बात करेंगे, ठीक है, सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का उत्तराधिकारी निकेटर ही हुआ, सेल्यूकस निकेटर ही हुआ, ठीक है, जो कि उसका थल सेनापति था, ठीक है। पूछेगा सेल्यूकस निकेटर सेनापति तो था, लेकिन कौन सा सेनापति था, तो क्या बताएंगे, थल सेनापति था, ठीक है। तो बात करेंगे, हाँ, निर्याका जो था जल सेनापति था, ठीक है। तो ये आपको मेगास्थनीज के दरबार, मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो सबसे पहले तो हिंद बनाएंगे, सबसे पहले कौन है, हिंदी बनाएंगे, हिंदी बन के बाद शाकाट है, फिर हिंद पार्थियन आते हैं, और सबसे लास्ट में कुषाण आते थे, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये सारे के सारे आएंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आएंगे। किसके पतन के बाद आएंगे, मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली समाज था, जब इसका पतन होता है, तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पे साथ ही अन्य जगहों पर कई नई राज्यों का उदय हुआ। पचहत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद दीवन शासकों का शासन रहा। इसके बाद 75 उत्तर तथा पश्चिमी भारत में शक नामक मध्य एशियाई लोगों ने शासन किए, ठीक है। इसके कुछ वर्ष, लगभग 500 वर्षों तक टिके रहने के बाद शासकों की गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई, ठीक है। शकों के बाद कुषाण, ठीक है, आया। कुषाण जो थे, इसी का प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क था, जो कि कुषाण मुख्यतः यूची जनजाति के, ठीक है, यूची जनजाति से मतलब क्या थे, तो संपर्क रखते थे, संबंध रखते थे। तो सबसे पहले हिंद बनाएंगे, फिर आपका शक आएंगे, उसके बाद हिंद पार्थियन आएंगे, उसके बाद मतलब क्या आएंगे, कुषाण आएंगे,
अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? महाधम्मात्र। धम्म महापात्र। ठीक है, धम्म तो क्या बोलते थे? महापात्र। धम्म महापात्र बोलते थे। अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म को पालन करने के लिए किसी भी देवता की, किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे और बुद्ध के उपदेशों से मतलब प्रेरित करे। तो अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। सर ये मूर्ति पूजा को सपोर्ट किया था कि नहीं अशोक? नहीं, अशोक मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं किया था। मूर्ति पूजा अभी किसी अभी भी मूर्ति अभी पूजा, कहाँ आएगा सर? मूर्ति पूजा का व्याख्या कुषाण काल में मिलता है। ठीक है, अगर पूछेगा, ठीक है, बुद्ध भगवान को, ठीक है, देवताओं का दर्जा किस काल में मिल गया तो ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, कुषाण जब आते हैं ना तो उनको देवताओं की तरह उनको पूजा जाने लगा कुषाणों के समय में। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना है, अशोक जो थे मूल बातों को ध्यान में रखते थे, सिद्धांत पे काम करते थे, ठीक है, न कि मतलब इन सब चीजों के। ठीक है, यहाँ तक अशोक ने सामूहिक विवाह, सॉरी सामूहिक विवाह बोलते हैं, सामूहिक जो मतलब जो नाच गान जो होता था उस पर भी बैन कर दिया। विवाह समारोह में जो होता था, विवाह का जो समारोह जो होता था उसको भी बैन कर दिया। मतलब पूरी तरह से सादगी जीवन अपनाने के लिए लोगों को मतलब प्रेरित किया। ठीक है, गुरु का, ठीक है, अपने परिजन का, अपने आसपास पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने, अपने माता पिता का आदर करना है, इन सब का भी शिक्षा जो था धम्म महापात्र नामक अधिकारियों के द्वारा जगह जगह घूमकर मतलब दी गई। ठीक है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति जो अशोक के किस अभिलेख में है? सर छठा में नहीं है, सातवां में, पांचवा होना चाहिए। पांचवा चेक कीजिए तो एक बार, पांचवा होना चाहिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे एक बार चेक करके बताइए तो पांचवा सही है क्या? अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। अशोक ऐसा पहला शासक है जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कोशिश की। अभी भी मोदी जी को मतलब कुछ बातें कहनी होती है, हाँ पांचवा ही होगा। ठीक है, अभी भी मोदी जी को कुछ बातें अगर आपसे कहने के लिए क्या करे, मीडिया को बुलाते हैं, लेकिन उसमें मीडिया तो नहीं था, तो एक बार मीडिया को मतलब सारी बातें कहते मीडिया सब तक पहुंचा दे। लेकिन उस समय क्या होता था, तो उस समय अभिलेख होता था। अभिलेख पे मतलब चीजों को लिख दिया जाता था, ठीक है, अपने अधिकारियों के द्वारा अशोक। और वो अभिलेख एक जगह क्या होता था, ऐसे जगह पे होता जहाँ पे लोगों का बहुत अधिक एक्सेसिबल होता था, लोगों को पता चल जाता राजा ने एक आदेश जारी किया है। जब राजा ने जब आदेश जारी किया था, सब लोग जाते थे, उसको पढ़ते थे, देखते थे क्या है उस आदेश में, और उसके बाद वो चीजें लोगों तक मतलब पहुंचती थी। तो अशोक अपने नागरिकों से जुड़ने के लिए, अपने प्रजाओं से जुड़ने के लिए अभिलेख का माध्यम दिया। लेकिन अभिलेख जो मुख्य रूप से, अभिलेख की बात करें, मुख्य रूप से ये राजा अशोक के द्वारा मतलब नहीं किया गया था। ठीक है, डेरियस प्रथम का नाम सुने होंगे, जो कि डेरियस प्रथम ने सबसे पहला अभिलेख का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, हाँ अशोक वहीं से मतलब इस चीज को अपनाया था। अशोक ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया है। तो क्या कौन सा सही आपको लग रहा है इसमें से? खरोष्ठी नहीं, अशोक के ज्यादातर अभिलेख की बात करेंगे ब्राह्मी है। ठीक है, क्या है? ठीक है, ब्राह्मी में। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी अशोक ने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया, तो वह अशोक का 13वां अभिलेख, 13वां अभिलेख है। 13वां अभिलेख में बात करेंगे, अशोक यहाँ पे कलिंग के बारे में चर्चा तो करता है, साथ में पड़ोसी राजाओं के बारे में भी उल्लेख करता है। अशोक के पड़ोसी राजा मतलब अशोक के समकालीन राजाओं के बारे में उल्लेख करता है, समकालीन राज्य के बारे में उल्लेख करता है। कौन कौन राज्य था तो ध्यान में रखेंगे, चोल थे, चेर थे, पांडे थे, ठीक है, सतिये पुत्र थे। ठीक है, इसको आपको किसमें मिलेगा तो सतिये पुत्र केरल को नहीं बोलते थे, चेर वाला केरल को था, इसको केरल पुत्र बोलते थे, सतिये पुत्र अलग रहते थे। ठीक है, बात करेंगे तो किस किस में मिलेगा तो 13वां में मिलता है, दूसरा में मिलता है। ठीक है, चेर को बोलते थे केरल पुत्र के नाम से बोलते थे, सतिये पुत्र, सतिये पुत्र। केरल पुत्र के नाम से चेर राजाओं को ही जाना जाता था, चेर शासकों को केरल पुत्र के नाम से जानते थे। ये सतिये पुत्र अलग था। सर एक और भी ये आपने जो डेरियस प्रथम बताया सर, ये कहाँ का था डेरियस प्रथम? ईरान का। डेरियस प्रथम जो था ईरानी शासक था। ठीक है, भारत पे भी रूल करता है, आगे चल के आता है, इसके कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है। ठीक है, बात में कि इसका एक शासक जो था बेसनगर अभिलेख से, कौन सा शासक जुड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, जो कि मतलब भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है? नहीं, हेरोडोटस नहीं, बेसनगर अभिलेख से जुड़ा हुआ एक शासक जो कि भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है, क्या नाम है उसका? ठीक है, वो भी उधर का ही शासक था। ठीक है,
ठीक है। बेस ने हेलियोडोरस, क्या नाम है उसका? हेलियोडोरस, क्या नाम है उसका? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। ठीक है। अब आप देखो, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? मुगलों की जागीर की इकता के अगर बराबर तुलना सर। करते, बिल्कुल ठीक है। इकता, हाँ। देखिए, इक्ता हाँ। को जो चलाने वाले लोग जो थे उनको इक्तादार कहते थे। और दिल्ली सुल्तान में जो मतलब दिल्ली सल्तनत में जो लोग जो इक्ता को रूल करते उनको इक्तादार कहते थे। और मुगल साम्राज्य में जो जागीर को तो जागीरदार कहते थे। ठीक है। ये मुख्यतः बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों को अपने वेतन और राजस्व के रूप में कार्य करना था, जिसे जागीर कहा जाता था। कुछ हद तक इक्ताओं की तरह मतलब ये व्यवस्था थी। मुख्यतः क्या होता है, जिनके पास भी इक्ता होते थे उनके बहुत बड़े भूमि का हिस्सा उनके पास होता था। और उनसे मतलब क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और उनसे एक बड़ा अस्थायी सेना रखते थे। जब भी शासक को आवश्यकता होती थी तो मतलब जमीन किसका, जमीन तो राजा का जमीन था, शासक का जमीन था, बादशाह का जमीन था। तो मतलब इक्ता जो होते उनको सेना के दौरान सेना से सहायता मतलब करते थे। बदले में उनको इक्तादारों को जमीन दी जाती थी। जमीन से जो कर को वसूलते थे वो अपने सेना को भरण पोषण भी करते थे, अपना भी काम चलाते थे। नगद देने का कोई व्यवस्था नहीं था। उसी तरह मुगल काल में भी आपको जागीर आपको देखने को मिलेगा। बदले में जमीन के बदले जागीरदार या फिर इक्तादारों को क्या रखना पड़ता था? तो सेना रखना पड़ता था। क्या रखना पड़ता था? सेना रखना पड़ता था। अब चलेंगे 14वीं शताब्दी की ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलकम क्या था? तो ये केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो केवल लगा बताना है देंगे इनमें तो से गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दूसरा तो गलत बताइए। हो जाएगा सर। पता नहीं। तो ध्यान में रखेंगे इसमें इस यह केरल में मलयालम में लिखी गई थी ऐसी साहित्य को जो व्याकरण और काव्य से संबंधित थी। केरल में तो लिखी गई थी लेकिन व्याकरण और काव्य से संबंधित नहीं थी। और जब केरल में लिखी गई थी संस्कृत में नहीं हो जाएगा, कहा हो जाएगा मलयालम में हो जाएगा। मलयालम में हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला गलत क्यों हो गया? तो यहाँ पे बात करेंगे इसमें आपको संस्कृत और मतलब संस्कृत की व्याकरण और काव्य इसका विषय वस्तु नहीं था। इसका विषय वस्तु क्या था? तो केरल का मंदिर का रंगमंच जिसकी परंपरा से इस वक्त तक खोजी गई थी वही इसका विषय वस्तु था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? तो मतलब क्या था, चेर लोगों के संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर का रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी गई थी ये इसका विषय था। संस्कृत के महाकाव्यों का आधारित मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा ठीक है काव्य शास्त्र विषयक है, ठीक है, मणि परवालम शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? तो मणि परवालम शैली में लिखा गया है। शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मंगा। ठीक है, जो यहाँ दो भाषा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो इसकी भाषा केरल में, लेकिन इसका आधार की बात करेंगे तो इसका संस्कृत ही है। ठीक है, मंदिर का रंगमंच शैली मुख्यतः चेरों के द्वारा जो अपनाई गई थी वो सब इसका विषय वस्तु नहीं, इसका विषय वस्तु व्याकरण है। और इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी नहीं है, मुख्य रूप से मलयालम में है, लेकिन संस्कृत की विषय वस्तु आपको देखने को मिलता है। तो बोला कथन कौन सा सही हो गया? तो ध्यान रखें दोनों में से दोनों कोई नहीं कथन है, दोनों के दोनों गलत है। सर निम्नलिखित में से मंदिर रंगमंच का मतलब क्या हुआ? मंदिर रंगमंच। मंदिर रंगमंच का मतलब है मंदिर में बहुत सारा मंदिर में क्रियाकलापों का मंदिर में केंद्र होता था। ठीक है, देवताओं को किस प्रकार से प्रतिष्ठित किया जाता, लोग किस तरह से नृत्य करते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कौन सा स्तुतियां करते थे, ठीक है, किस देवता का मतलब पूजा होता था, किस राजाओं ने मतलब उनको दिया था, मतलब मंदिर से संबंधित आप सारे यहाँ से बोल रहे हो तो मुख्यतः। वहाँ आवाज पहुँच रही होगी। ठीक है, तो मुख्यतः इनको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए मंदिर में होने वाले विभिन्न गतिविधियों के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। सिंपल प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? अशोक के शिलालेख की बात करेंगे कहाँ से प्राप्त हुए थे, क्या बताएंगे? सभी सभी जगह। सभी सभी जगह सभी जगह। कंधार, बिल्कुल, ब्रह्मगिरी, कंधार की गिरनार, बात करेंगे, ब्रह्मगिरी जलगांव, की बात करें, जौगर की बात करें, गिरनार की बात सब करेंगे, जगह। लुम्बिनी की बात करें, सभी जगह से अशोक के शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से बोल रहे हूँ आवाज सर पहुँच गई। जौगौड़ कहाँ पड़ेगा? सर थोड़ा 3 नंबर वाला। जौगर, हाँ हाँ। गिरनार ठीक तो है, गुजरात हो गया, ब्रह्मगिरी तो राजगीर को भी कहा गया, लुम्बिनी तो नेपाल, कंधार ब्रह्मगिरी आपको पड़ता था राजस्थान। कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में। ठीक है, अच्छा। हम्म, जौगर कहाँ पे पड़ता है, किन्हीं को पता है कि जौगर? नहीं पता सर जौगर। ये तो जौगर नहीं पता कहाँ पड़ता है जौगर, देखना पड़ेगा सर। बताइए।
जौगड़ शिलालेख नहीं पता है? एक गंजम जिला में पड़ता था, अब बताइए अब कहाँ पे पड़ेगा? गंजम, उड़ीसा। हाँ ठीक है, गंजम उड़ीसा। जिला का आस्का थाना प्रचलित है, ठीक है। अब वो कहाँ पे पड़ेगा? ओडिशा में, ठीक है। तो इस सारे जगह से अशोक के शिलालेख आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न। देखिए, अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न से कहाँ पे भेजा? मिस्र भेजा, श्रीलंका भेजा, सीरिया सभी भेजा, जगह। सभी जगह पे भेजते हैं, सभी जगह। बिल्कुल सभी जगह पे अपने राजदूत को मतलब भेजते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से अगर बात करें श्रीलंका, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को, ठीक है, श्रीलंका भेजा गया था। जब ये पुत्र और पुत्री जब इनके श्रीलंका जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, साथ में क्या लेकर जाते हैं? नहीं पता सर। नहीं पता है? बौद्ध का प्रचार के बारे में। अरे वो लेकर जाते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बोधि वृक्ष लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? बोधि वृक्ष लेके जाते हैं। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। ये लोग श्रीलंका जाते हैं, बोधि वृक्ष लेके जाते हैं, और फायदा भी होता है। बाद में बोधि वृक्ष को काट दिया जाता है ना शस्कांक के द्वारा, तो श्रीलंका से लाके ही मतलब लगाया जाता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमार को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमार को क्या? राज्यपाल। राज्यपाल। अशोक की बात करेंगे, अशोक शासक बनने से पहले भी राज्यपाल हुआ करे, गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का था अशोक? बिल्कुल कहाँ का था? अवंती का था। कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 53 नंबर प्रश्न, जरा आप लोग देखिए। भारत में उपमहाद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने का कारण। क्यों कहते हैं? तो बड़े आकार है इसके कारण भी, ठीक है, समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण दोनों को दोनों सही है। अगर पूछेगा भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है तो भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। बिल्कुल, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। बात करेंगे सेट क्या था, नीचे एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें, वहां पे आपको सेट मिल जाएंगे। आगे भी अगर मेरे पास सेट अगर आएगा तो हम डाल के उसका डिस्कशन कुछ कुछ सेट का आप लोग को करा दिया करेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है जो कि एडुटेरिया के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन कर ले आगे से चीजों को अपडेट रहने के लिए। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? आसान प्रश्न है। चीतर धूसर मृदभांड, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड। किसी भी सभ्यता के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उस सभ्यता का अगर मृदभांड वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो काफी अधिक आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चित्रित धूसर मृदभांड ध्यान में रखेंगे। इसका महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरी आपको देखने को मिली है। यह पात्र बहुत पतली सतह के सुंदर चिकने होते थे। संभवतः इनका प्रयोग विशेष अवसरों पे, ठीक है, महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। और ये पात्र क्या चीज के बने थे? लोहे के, तांबे के, मिट्टी के। जब भी आएगा ना मृदभांड जो आते थे मिट्टी के ही बनते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि का क्या महत्व है? पांडुलिपि का क्या महत्व है तो क्या बताएंगे? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा की गई, बिल्कुल। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, बिल्कुल। धार्मिक मंताओं का व्यवहार, वो भी सही। स्तंभ लेखों के अध्ययन में, बिल्कुल सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। पांडुलिपियां जो थी विशेष प्रकार के एक पत्ता से पढ़ा। जब हम 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो बताते किसके पत्ते से पांडुलिपि बनाई जाती थी? भूर्ज सर, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार भोजपत्र तैयार किया जाता था और उसी भोजपत्र पे क्या होता था? पांडुलिपि को लिखी जाती थी। पांडुलिपि को मुख्यतः लिखने की जो परंपरा जो थी, ठीक है, वैदिक काल में प्रारंभ हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। इस पांडुलिपि को मतलब कहाँ कहाँ रखा गया? तो मंदिर में रखा गया, बिहार में रखा गया है, ठीक है। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताएं नहीं, अभी नहीं, उस समय संग्रहालय कहाँ से होगा? मुख्यतः कहाँ से मिलता है पांडुलिपि? ध्यान में रखेंगे, तो मंदिरों से मिलता है, बिहारों से मिलता है, इनको सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जब ये पांडुलिपि जो मिला तो काफी वर्षों के बाद जब खोज किया गया तो पता चला उसमें कागज तो था नहीं, तो इसे भूर्ज के पत्ता पे लिखते थे। लेकिन ये धीरे धीरे बहुत नष्ट हो चुका है, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, पांडुलिपि के कीड़ों के द्वारा खा लिया गया है। कुछ कुछ को अभी भी सुरक्षित आपको संग्रहालय वगैरह में अभी डाल दिया गया है, लेकिन मुख्यतः अब जो है मुख्य रूप से बहुत ही खराब स्थिति में है, ठीक है। बहुत सारे पांडुलिपि की बात करेंगे, इनमें संस्कृत के लिखे हुए मिलते हैं, अन्य प्राकृत और तमिल के भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग जो था आम लोग करते थे, लेकिन जब जो ब्राह्मण लोग जो थे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, ध्यान रखो। तो सभी चीजें आपको देखने को मिलती है।
निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो बात के कुषाणों की दूसरी राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। कुषाणों की पहली राजधानी की बात करेंगे तो पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर थी। पुरुषपुर क्या बोलते थे? पेशावर को पुरुषपुर बोला जाता था। पेशावर। ठीक है, क्या बोलते थे? पेशावर बोलते थे। लेकिन अगर बात करेंगे धार्मिक राजधानी की बात करेंगे तो मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, धार्मिक राजधानी मथुरा। बात करेंगे मथुरा का रीजन क्या था? ये बौद्ध और जैन मंदिर था यहाँ पे, एक कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी था, तो इसलिए मथुरा की बात करेंगे तो बौद्ध जैन। ठीक है, साथ में ठीक है हिंदू धर्म के लिए प्रमुख स्थल था। अब 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? आसान प्रश्न है। आर्कीमेडू नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए? तो क्या बताएंगे? तो आर्कीमेडू की बात करेंगे तो आपको पुडुचेरी से मिलता है। बिल्कुल, यहाँ से क्या मिला है? एक ईंट से बना एक ढांचा मिला है। एक ईंट से मिला, ईंट से बना एक बहुत बड़ा ढांचा मिला है। संभवतः क्या था? गोदाम रहा होगा। आर्कीमेडू बंदरगाह था। ठीक है, जहां से माल उतरने के बाद इसमें ईंट के ढांचा में मतलब माल को सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ से आपको रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए, जिससे प्राप्त होता है आर्कीमेडू का व्यापार किसके साथ होता था? तो रोम के साथ व्यापार होता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो बुद्ध के अनुयायी को द्वारा। ठीक है, जातक कथा जो था बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी सर। इसमें बुद्ध, गौतम बुद्ध के बचपन की कथा से लेकर गौतम बुद्ध के जीवन की कथाएं है। ठीक है, अब मुख्यतः जो बच्चे लोग जो शामिल होते थे, जो अनुयायी जो आते थे, उनको मतलब जातक कहानी सुनाई जाती थी। ठीक है, इसमें लगभग बात करेंगे 600 कहानियां संग्रह है। कितने हैं? 600 कहानियों का संग्रह आपको इनमें देखने को मिलता है जातक में। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र बड़ी भूस्वामियों को क्या बोलते थे? उसको बेल्लाल बोलते थे। क्या बोला जाता था उनको? नहीं, बेल्लाल। भूस्वामी की बात हो रही है, बेल्लाल कहा जाता था। मैं कुछ शब्द बता दे रहा हूं। बड़े भूस्वामी को क्या बोलते थे? बेल्लाल बोला जाता था। हलवाहा को क्या बोला जाता? साधारण हलवाहा को क्या बोला जाता है? याद रख लीजिए, पूछता है। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? इनको उनवार बोलते थे। क्या बोलते थे? इनको उनवार बोलते थे। ठीक, जो भूमिहीन मजदूर जो थे जिनके पास जमीन नहीं होता था दूसरे के, उनको क्या बोलते थे? तो उनको दास, उनको कैडिसियर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कैडिसियर। क्या बोलते थे उनको? कैडेसियर। ठीक है, अगर कैडेसियर अगर ऑप्शन में न रहा है तो अधिमय भी चलेगा। ठीक है, अधिमय भी कहा जाता था। फिर ये भी अगर ऑप्शन में न रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उनको दास भी कहते थे। क्या बोलते थे? दास कहते थे। ठीक है, इनके पास भूमि नहीं होता था, इनको कैडेसियर कहते थे, अधिमई कहते थे, दास कहते थे। ठीक है, हलवाहा को उनवार कहते थे, बेल्लाल जो थे बड़े किसान थे। ठीक है, समझ गए? गांव के मुखिया को ग्राम भोजक। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करने हैं। अभिलेख पर अशोक के शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। इसे ब्राह्मी लिखा में लिखा गया है। तो जब भी आप जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे, तो वहां पे ब्राह्मी लिपि से नहीं मिलेगा। अशोक का अभिलेख कंधार में जो मिला है उसकी लिपि ब्राह्मी नहीं थी। अभिलेख की बात करेंगे जो भारत से बाहर, ठीक है, खरोष्टी भी नहीं थे। यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था अफगानिस्तान में। कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था? यूनानी और अरमाइक का। बिल्कुल बता दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? बताइए। वही तो याद नहीं आ रहा सर। खरोष्टी का कौन सा? क्या? खरोष्टी का मानसेरा है क्या? मानसेरा वाला। मानसेरा वाला में आई थिंक हाँ खरोष्टी का प्रयोग है। हाँ, उसमें खरोष्टी दो ही जगह से हुआ है। ठीक है, और शायद गुर्जरा है। मानसेरा और गुर्जरा। मानसेरा तो पक्का है। ज्यादातर अभिलेख की बात करेंगे ना तो अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन खरोष्टी की बात करेंगे तो मानसेरा और गुर्जरा में आई थिंक शायद उसमें है। ठीक है, मानसेरा में नहीं, गुर्जरा नहीं होगा। साहबगढ़ी, एक क्या नाम था? शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी होगा। क्या होगा? शहबाजगढ़ी। और मानसेरा की बात की खरोष्टी है। ठीक है, बाकी सबसे आपको मिलेगा ब्राह्मी में। और आप जाओगे अफगानिस्तान में जाओगे तो यूनानी और अरमाइक में मिलेगा। ठीक है, इससे ब्राह्मी का प्रयोग किया गया, गलत है। ये पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, बता दिया, ध्यान में इसको रखेंगे।
पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल नहीं है? कौन सी कौन सी चीजें चीजें शामिल होती है? शामिल अभिलेख शामिल होती है, सभी मिट्टी के बर्तन होते शामिल होते हैं, हैं, जानवरों की हड्डियां शामिल होते हैं, धातु शामिल होते हैं, औजार भी शामिल होते हैं, सभी हो और गए। आभूषण भी शामिल होते थे। सब के सब हो गए। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो वैसा साक्ष्य होता है जिसमें मतलब लिखित चीजें नहीं प्राप्त हो। पुरातत्व के आधार पे मतलब बहुत सारे काल का जानकारी हमें प्राप्त होती जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जानकारी जो हमें प्राप्त हुई क्या हुई? पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्य है। अगर लिखित चीजें अगर प्राप्त अगर होना अगर शुरू हो जाए तो उसको कौन सा साक्ष्य बोलेंगे? उसे ऐतिहासिक साक्ष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक साक्ष्य बोलेंगे। ठीक है, देखिए इन सारे चीजों में आप देखोगे तो इनको पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रहते हैं, क्योंकि मतलब इनके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। और यहाँ से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, ठीक है, यहाँ से जो चीजें प्राप्त होती है पूरी तरह पुरातत्व पे आधारित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किस साक्ष्य के आधार पे था? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे करते। कोई तो लिखित चीजें तो हम पढ़ नहीं पाए वहां से, नहीं। अगर हमें वहां से सोना मिला दैट हम लोग ये कहते थे यहाँ पे सोने के बारे में लोगों की जानकारी थी। अगर वहां पे चावल के दाना मिलता तो हम लोग ये अंदाजा लगाते थे यहाँ पे मतलब चावल के बारे में लोगों को जानकारी थी। वही अगर चावल के दाना अगर बहुत जगह से मिल जाएंगे तो कहते थे तो यहाँ के लोग चावल का बहुतायत स्तर पर प्रयोग करते थे। वही चावल के दाना अगर एक दो स्तर से मिले तो बोलते चावल के बारे में लोगों को तो जानकारी थी, लेकिन बहुतायत स्तर पे इसका प्रयोग नहीं होता था। इसको बोलते थे पुरातात्विक साक्ष्य। समझ गए? जो कि खुदाई के द्वारा जमीन से चीजें जो निकलती थी उसके आधार पे मतलब चीजों की मतलब जांच करने में मदद मिलती थी। प्रारंभिक मानव आकेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? आकेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी होता था। घूमने का रीजन क्या था? शिकार एक जगह ढूंढने रुकने के के लिए। कारण वहां के फल फूल तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बिल्कुल, मनुष्य क्या उस समय एक ही चिंता होता, सवेरे उठना है, शिकार पकड़ना है, खाना है, फिर सो जाना है। ठीक है, परीक्षा वगैरह तो था नहीं जो चिंता होती थी। ठीक है, सवेरे सवेरे उठते थे, शिकार ढूंढते थे, लेकिन बहुत ज्यादा जब शिकार ढूंढ लेते थे तो कहाँ पे? एक जगह पे जीव जंतु तो सीमित संख्या में होंगे ना, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे समाप्त हो जाता था, इसलिए वहां से वो निकल लेते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, अब मौसम बदलने के कारण, इन सारी जगहों से बात करेंगे तो प्रारंभिक मानव आकेटा खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरे जगह की बात करेंगे तो वो मतलब जाते रहते थे। ठीक है, समझ गए ना? मुख्यतः मतलब पानी वाला स्थान ढूंढते रहते थे, जहां पे मतलब शिकार की बात करेंगे तो जो जानवर वगैरह पानी पीने आए तो उन पे अटैक करते थे। ठीक है, मौसम बदल जाते थे इनके वजह से भी। कहीं कहीं बहुत अधिक शीतलहर होने लगता था, मौसम बहुत ठंडा हो जाते थे, उस जगह को मतलब लोग क्या करते थे? बदल देते थे। इन्हीं सारे वजह से वो मतलब हमेशा जगह को बदलते रहते थे। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आहत क्या होता है? आहत, वो अगर पीट कर आपको अगर बनाया मार, हुआ बिल्कुल, जो कोई पीट। पीटता है तो क्या होता है? आहत होता है। ठीक है, आहत। इसको क्या बोलते थे? आहत होता है। आहत सिक्के को बात करेंगे तो पंच मार्क सिक्का भी कहते थे, क्योंकि उसमें पंच मारा जाता था एक विशेष आकृति को उगाने के लिए। इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं होता था। आहत सिक्के सामान्यतः जो होते थे आयताकार थे, वर्गाकार थे, गोलाकार थे, बेलनाकार भी आपको देखने को मिला। आकृति फिक्स नहीं थी, लेकिन मुख्यतः आमतौर पर ज्यादातर आपको कैसे मिले थे? आमतौर पर आपको आयताकार मिले। कैसे मिले? आमतौर पे आयताकार मिले। ठीक है, आहत सिक्के सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, ये सरासर गलत है। अगर ढाल कर अगर बनाया जाता तो उसकी आकृति फिक्स होती, क्योंकि अगर किसी भी चीज को ढालने के लिए आपके किसी खांचा का प्रयोग करोगे, हाँ, वो करेंगे सांचे ना, चाहिए उसके लिए, और तो फिक्स सांचा हो अगर जाएगा। चाहिए तो सांचा तो आकृति फिक्स हो जाएगा। अभी का सिक्का देखा, 1 रुपया का सिक्का आपके पास गोलाकार है तो मेरे पास आयताकार नहीं हो सकता, सबके पास एक ही जैसा जाएगा। तो जब तक उसका खांचा नहीं था तब तक ही उसका आकृति फिक्स नहीं था। ठीक है, तो ये गलत है। ये सिक्के चांदी तथा तांबे के विभिन्न आकृति के मिले। बिल्कुल, अगर पूछेगा इस सिक्के जो आहत सिक्के जो ज्यादातर क्या चीज के बनाए जाते थे? चांदी चांदी के। आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में चांदी चांदी को का तांबा का दोनों अगर रहे तो आप लोग क्या करोगे? तो दोनों होगा, चांदी हाँ, फिर अगर दोनों नहीं हो एक ही जाएगा। चुनना रहेगा तो फिर चांदी चुनना है। ठीक है, अगर फिर एक ही अगर चांदी। ऑप्शन रहेंगे तो फिर चांदी चुनना है। ठीक है, हाँ, इस आकृति पे इस सिक्के पे बहुत सारे आकृति का बहुत सारे मतलब विभिन्न प्रकार के आकृति को, ठीक है, आहत किए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते हैं। उसको पंच मार दिया जाता। ठीक है, मुक्का की तरह से पंच मारते थे, इस तरह से उसको आहत सिक्का कहते थे। समझ गए? तो तो केवल इसका तांबा के तुलना में चांदी अधिक था। बिल्कुल ठीक है, 2 गलत है, बाकी सब सही है। हाँ, तांबे की तुलना में चांदी अधिक था। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है? ये मथुरा तो के अभिलेख सभी की का बात है। करेंगे, रोनाल्डो। मथुरा के अभिलेख की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो सुनारों का है, लोहार व बुनकरों का है,
टोकरी में माला बनाने वालों का है, सभी का उल्लेख आपको मथुरा के अभिलेख में आपका मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे और भी सेट आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा, चैनल को शेयर भी कर दे, आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है। तो सारे का हो जाएगा। मथुरा अभिलेख की बात करेंगे तो मथुरा कुषाणों की राजधानी थी, और कुषाणों के समय की बात करेंगे दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था, ठीक है, समझ गए। मथुरा में प्रस्तर खंडों में मूर्तियों के अनेक अभिलेख आपको देखने को मिले। आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख थे जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले, माइक बंद कीजिए, दान का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वालों के, इत्र बनाने वाले का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। इन लोगों ने मतलब दान दिया था। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा, ठीक है, 3-4 नंबर चैप्टर का है, 6 क्लास का ये। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? व्यापारी सामानों को लेने के लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रसारण के स्वरूप अनेक रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बताइए क्या होगा? इसमें से तो ये सी वाला लग रहा है का, ये मैडम ध्यान से मसाले देखो, ठीक है। वाला व्यापारी जब भी यहाँ पे रोम नहीं तक जो था। मार्ग जो जाती थी, रेशम मार्ग का प्रयोग होता था। किससे? रेशम मार्ग का। अब मैंने कई बार बोला से रेशम मार्ग, ठीक है, जल हाँ और थल दोनों से होकर गुजरता था, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं करते थे, जल और थल दोनों मार्ग का प्रयोग करते थे, ठीक है, समझ गए। तो यही पे गलती कर दिया, केवल समुद्री मार्ग को लगा के, ठीक है, तो यही गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, समझ गए। तो केवल व्यापार को ले जाने के लिए केवल के केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं होता था, जल और थल दोनों मार्ग का प्रयोग होता था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बुद्ध के जीवन की बात करें। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो क्या बताएंगे? अश्वघोष। बिल्कुल, अश्वघोष की बात करेंगे, बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। इसकी भाषा की बात करें संस्कृत, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बुद्ध चरित्र की भाषा कैसी है? संस्कृत है। संस्कृत में लिखा गया था। बिल्कुल, ठीक है, पाली वाली मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यही तो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। अब बात करेंगे तो इनके दरबार में बात करेंगे। ये इसके बुद्ध चरित्र जो थे, ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के कुषाण राजा की बात करेंगे, ठीक है, प्रसिद्ध कुषाण शासक की बात करें, कनिष्क के दरबार में रहते थे बुद्ध चरित्र के लेखक, ठीक है। और पार्श्व की बात करेंगे, वासुमित्र की बात करें, ये भी मतलब, ठीक है, नागार्जुन जैसे विद्वान थे वो भी मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो पार्श्व हो गया, वासुमित्र हो गया जो कि बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन जैसे विद्वान जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है, कनिष्क हो गया, ठीक है, फिर से नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, नागार्जुन हो गया, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वासुमित्र हो गया। सबके सब किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जो था ना, ठीक है, कनिष्क जो था, सब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बार हमला करता है, पाटलिपुत्र बिहार पे हमला करता है। तो वहां से 3 चीज उठा के लाता है। वासुमित्र वहां था, वासुमित्र को भी पकड़ के ले आता अपने दरबार में। बुद्ध का भिक्षा पात्र होता है, उसको भी लेकर चला आता है। एक चमत्कारी मुर्गा होता है, उसको भी उठा कर लेकर चला आता है। तो पाटलिपुत्र बिहार पे जब कनिष्क का जब हमला होता है तो वहां से तीनों चीजों को उठाकर लाता है। उसमें कनिष्क भी, क्या नाम था इसमें क्या नाम था इनका? अश्वघोष भी शामिल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। 3 चीज लेकर आता है, चमत्कारी मुर्गा था, अश्वघोष था, और एक क्या था? बुद्ध का भिक्षा पात्र। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्ध धर्म आरंभिक रूप कहीं अत्यधिक प्रचलित था। अगर बात करें कौन सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें गलती आपको देखने को नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में क्या हुआ? फैल गया, बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, इन क्षेत्रों में थेरावाद नाम के बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं प्रचलित है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। अगर बात करें बौद्ध धर्म में, ठीक है, सबसे पुरानी सबसे प्रारंभिक शाखाओं में से कौन सा शाखा था? ध्यान रखें, थेरावाद। कौन सा शाखा था? थेरावाद। प्राय स्तूपे के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, क्या कहलाता था? कई बार बताया हुआ हूं, ठीक है, बताइए क्या बोलते थे उसको? उसको प्रदक्षिणा कहते थे। क्या बोलते थे उसको? प्रदक्षिणा। क्या बोलते हैं उनको?
प्रदक्षिणा कहते थे, ठीक है। क्या होता था ये? तो ये प्राय देखेंगे स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार मतलब क्या होता था? पथ होता था, ठीक है, कि रेलिंग लगा होता था, ठीक है। ध्यान में, दोनों रेलिंग के प्रवेशों द्वारा मूर्तियों को सजाया जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस प्रकार के पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाना तथा मजबूत ठंडल वाले, अहिंसक जानवर। तो बात करेंगे सारे के सारे कथन सही है, ठीक है। अभी भी मनुष्य की बात करेंगे तो क्या होता है? जिनके बीमार होने की कम संभावना होती है वैसे पौधों का चयन करते थे, समझदार हो गए थे। जिनके डंडल और बात करेंगे दाने की बात करेंगे बड़े होते थे और अहिंसक जानवर होते थे, इन्हीं का मतलब ये पालन करते थे, पालते थे, ठीक है। जो हिंसक जानवर होते थे उनसे मतलब क्या करते थे? तो उनसे मतलब ये क्या करते थे? तो दूरी बनाकर मतलब क्या करते थे? रखते थे। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन था? अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले ही बात किया, चोलों का महत्वपूर्ण पतन की बात करेंगे कौन होता है, क्या बताएंगे ये मदुरई मदुरई आप लोग को? तो क्या मैं बोलूं, ठीक है, पिटाई लगना चाहिए, भरूच। ठीक है। चोलों का, ठीक है, ये किसका था? मदुरई किसका था? किसका था? पांडे का था, ठीक है। मदुरई किसका था? पांडे का था। कुहार की बात करेंगे तो चोल का था, ठीक है। अब इसको क्या बोलते थे? इसको कावेरी पट्टनम बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? कावेरी पट्टनम के नाम से मानते हैं, ठीक है। इस पतन को निर्माण करने का श्रेय की बात करेंगे तो कारिकल को जाता, जो कि चोल राजा जो था सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है, कारिकल, कारिकल ठीक है, कारिकल को जाता था, ठीक है। कुहार जो था चोल का महत्वपूर्ण पतन था। दो दो केंद्र हुआ करते थे, ठीक है, दो दो केंद्र हुआ करते थे चोलों किसी संगम कालीन शासकों के समय में, ठीक है। दक्षिण भारत में अभी भी जाए तो एक होता था अंतर्देशीय राज सीमा होता था, एक होता था जलीय सीमा होता था, दोनों जगह से व्यापार होता था। अंतर्देशीय से व्यापार होता था थल मार्ग के द्वारा, जलीय से व्यापार होता था जल मार्ग के द्वारा। ब्रिज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर मतलब आग जलाने की मतलब मिली है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। अगर पूछेगा सामूहिक किचन, ठीक है, कम्युनिटी क्या बोलते हैं, कम्युनिटी चूल्हा भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। मतलब एक जगह बहुत सारे लोग जो थे खाना बनाते थे, ठीक है। तो ये जगह की बात, ब्रुज होम की बात करें, नवपाषाणकालीन स्थल है, कश्मीर में आपको देखने को मिला है, ठीक है। इनके लोग जो थे गर्तावास में रहते थे और इनसे मतलब ठंड या फिर गर्मी के मौसम में मतलब इनके मतलब रक्षा की जाती थी। गर्तावास में उतरने के लिए सीधे कूद कर नहीं चले जाते थे, सीढ़ियां लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? तो सीढ़ियां लगी हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और मुख्यतः लोग यहाँ पे निवास करते थे। यहाँ पे झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे आपको क्या मिला है? तो दोनों जगह पे आपको क्या मिला है? तो ध्यान में रखेंगे क्या मिला है? चूल्हे आपको मिले हैं, ठीक है, ठीक है। मौसम जब अच्छा होता था लोग मतलब घर के बाहर खाना बनाते थे, मौसम जब खराब होता था लोग घर के अंदर खाना बनाते थे, ठीक है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न ही है। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के एक नई शाखा का विकास हुआ। कौन सा शाखा बोलते हैं कुषाणों के समय जो आया? मैंने बोला था जिसमें मूर्ति पूजा शुरू हो गया था कुषाणों के समय। महायान सर। बिल्कुल, महायान महायान शाखा की बात करेंगे जिसमें बुद्ध को मतलब एज ए देवता के रूप में पूजा जाने लगा। वो महायान शाखा का थ्योरी है जो कि कुषाणों के समय विकसित हुआ था। बात करेंगे तांबा की, बात करें कहाँ से मंगाते थे ये लोग? तांबा के लिए राजस्थान जाएंगे आप, सोना के लिए आप कर्नाटक ही जाएंगे, और टीन के लिए आपको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। अब मिला अफगानिस्तान लीजिए क्या होगा, क्या होगा बताइए आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। कपास के लिए कहाँ जाते थे ये लोग? कपास कहाँ से मंगवाते थे? कपास मूर्खता हो गई प्रश्न को। कपास क्यों मंगाएंगे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की उगाई गई थी, तो कपास की कहीं से मंगाएंगे? इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग तो बहुत देर तक सोचते रह जाइए कपास कहाँ से मंगाई जाती थी। दिमाग के टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जब सिंडस वैली सिविलाइजेशन ने कपास को पैदा किया था तो लोग कपास क्यों कहीं से मंगाएंगे? जी सर। चलिए, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, ठीक है। जंगलों के विनाश होने के कारण, ठीक है। चरागाह के मैदान के समाप्त होने के कारण, ठीक है, ठीक है। बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ठीक है। सारे के सारे, ठीक है। शासक के नियंत्रण समाप्त हो, यहाँ पे अराजकता फैल गया। क्या फैल गया? अराजकता। लोग आपस में लड़ने मरने लगे। बाढ़ के कारण सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया, सिंधु नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया, इसे सूखा पड़ गया, ठीक है। सिंधु नदी में बाढ़ आ गया इसके वजह से,
चारागाह के मैदान समाप्त हो गए, इसलिए मतलब खेती वगैरह नहीं किया क्योंकि जानवर मरने लगे, और जंगलों के विनाश होने के सारी अटकलें लगाई गई। ठीक है, तो मतलब इस वजह से मतलब क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नष्ट हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, हालांकि बाढ़ वाला थ्योरी को ज्यादातर लोगों ने ज्यादा माना है। बाढ़ वाला मानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बाढ़ वाला थ्योरी को, गोबीरकर ने भी बाढ़ वाला थ्योरी को ही दिखाया है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के कारण क्या परिणाम था? हड़प्पा नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। पहला स्टेटमेंट, मुहरों लेखा तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे मालों का आयात घट गया, नई वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का बात करेंगे तो ये भी आपको है। ठीक है, ये भी आपको क्या है, ठीक है, परिणाम हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता अंत हुआ। ऊपर में तो मैंने क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता का कारण पढ़ा, और हड़प्पा सभ्यता का अंत होने के बाद क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ये सही है। मुहरों लेखों तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे मालों का आयात घट गया, नए वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। सारा का सारा स्टेटमेंट सही, जो कि हड़प्पा के बाद की स्थिति उत्पन्न होता ही हड़प्पा सभ्यता का समाप्त होने के बाद। आवाज जा रही मेरी? आ रही है। आगे देखें, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था जिनको सिल्क रूट पर नियंत्रण था? कनिष्क। ठीक है, लेकिन कनिष्क जो था कौन से वंश से आता, तो क्या बताएंगे? कुषाण वंश। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, कुषाण से आते थे। ठीक है, अशोक को जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि था? अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया था, यही कनिष्क। बिल्कुल ठीक है, कनिष्क के। ठीक है, ध्यान रखें, कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क को कहां से प्राप्त किया था? ठीक है, जब उन्हें, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार पे जब हमला किया था वहां से। रोमन साम्राज्य के भारत में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में भारत से क्या सबसे ज्यादा जाते थे? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये वस्त्र। भारत से रेशमी वस्त्र क्यों जाएगा, तो चीन से जाता था। ठीक है, काली मिर्च जाता था। ठीक है, यही सब गलती करेंगे एग्जाम में। ठीक है, कितना आसान लग रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक तो रेशमी वस्त्र का डिमांड तो था, लेकिन भारत से थोड़ी ना था। रेशम मार्ग शुरू होता था चीन के लिए, इसको सिल्क रूट कहते थे। चीन से शुरू होता था, चीन से जाती थी रेशम। ठीक है, भारत से क्या जाता था? काली मिर्च जाता था। यही सबको सही करना है। ठीक है, यही सब एग्जाम में लगता है हम सही करके आए हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का विजय वर्णन को मतलब बताता है। तो एहोल शिलालेख की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, गलत है। पुलकेशिन द्वितीय गुप्तों के खिलाफ में नहीं था। किससे इसकी हत्या की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम। नहीं, नहीं वो ये। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय कौन से चालुक्य शासक थे ना? कौन से शासक थे? चालुक्य की किसके साथ दुश्मनी थी? चालुक्य की दुश्मनी किसके थी? पल्लवों के साथ थी, पल्लवों के साथ है। ठीक है, अब पल्लव शासक कौन था जो इसने हत्या किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनकी हत्या करके राजधानी पे कब्जा कर लिया। इसकी बात करेंगे, चालुक्य की राजधानी की बात करें, क्या था? बतापी। ठीक है, इसने उपाधि धारण की कौन सी? बतापी को जीतने वाला बतापी कोंड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, और चालुक्य की बात करेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हिंदू शासक को पराजित किया था, सॉरी उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, नहीं, कहाँ आप चली गई? हर्ष को पराजित किया था ना 637 में। ठीक है, चालुक्य शासक, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। ठीक है, तीनों के राज्य में घूमने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था क्या नाम था? हर्ष, क्या नाम था? वेनसोंग जो था तीनों के दरबार में गया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा और बतापी पे कब्जा कर लिया। सही है, सही है, ये भी सही है, अभी ऊपर में बता दिया। पुलकेशिन द्वितीय 610 से लेकर 642 तक शासन किया, ये भी सही है। ठीक है, एक्चुअली में नरसिंह वर्मन के पिता की हत्या कर दी थी। किसने? नरसिंह वर्मन के पिता की हत्या कर दी थी पुलकेशिन द्वितीय ने, अपने बाप का बदला लिया था पराजित करके। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 610 से लेकर 642 तक पुलकेशिन द्वितीय का शासन था, बिल्कुल सही है। तो ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बतापी पे हराया और कौन सी उपाधि धारण करी? बतापी कुंड। कुंड का मतलब क्या होगा? जीतने वाला। ठीक है, तो बतापी को जीतने वाला। तो ये आपका गलत की बात करें, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये सही है। जाट राज्य अपने किस समय शक्तिशाली हो गया? तो जाट शासक की बात करेंगे, किसके समय में आप बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है? सूरजमल।
क्या हो जाएगा, सूरजमल के समय। ठीक है, इसी को वो जाटों का समझ में धंधे का। नेता भी कहा जाता है। सूरजमल ने, ठीक है, शासन किया। जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे ये। जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? इसी को सूरजमल को। सर इसको नहीं बोलते बच्चे, कीजिए गुरु। जाटों का अफलातून सूरजमल को नहीं बोलते हैं। गूगल कीजिए तो। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति क्या, तो क्या है 16वें वित्त आयोग? अरविंद परगरिया हो जाएगा। और गया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने किन संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? तारीखे हुरियत पे प्रतिबंध लगाया है, जमाते इस्लामी पे प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट पे प्रतिबंध लगाया है, और जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रंट पे प्रतिबंध लगाया, इस सब पे प्रतिबंध लगाया है। तारीखे हुरियत पे, जमाते इस्लामी पे, जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट पे, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रंट पे, सब पे प्रतिबंध लगा रहे। सूरजमल ही है। हाँ ठीक है, चलिए, हम कंफ्यूज कर रहे थे। जाटों का अफलातून कहते हैं। ठीक है, बदन सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? बदन सिंह का पुत्र बदन था। सिंह। और ये जाट शासक ही थे जो कि अकबर का सिकंदरा का जो मकबरा जो है ना, उसको इन लोगों ने क्या किया था, इसको पूरी तरीके से मतलब खोद खाद दिया था। ठीक है, हड्डी को भी जला दिया था हाँ सर ये। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन जो मिलेंगे चैप्टर में, मतलब इस सेट में करंट से मिलेंगे। ठीक है, तो तरीके हुरियत, जमाते इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, सब पे प्रतिबंध लगा दिया केंद्र सरकार ने। इसे हाल में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बी आर कंबोज को। ठीक है, अगर बात करेंगे हाल में ही, ठीक है, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो क्या बताएंगे? डेजर्ट साइक्लोन, तो क्या बताएंगे? तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। ठीक है, सीधे साइक्लोन किसके साथ होता है? सीधे साइक्लोन मिस्र के साथ होता है ना साइक्लोन। और डेजर्ट साइक्लोन की बात करें यूएई के। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संख्यांकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की शुरू किया, तो क्या बताएंगे? 4 वर्षों के लिए किया है। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। भारतीय नौसेना स्टाफ उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डीके त्रिपाठी को, दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, 14 प्रश्न और है। भारतीय समाचार सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय समाज महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। INCOIC भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 में की थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी सही है। केवल पहला सही है। ठीक है, केवल पहला सही है, ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे के सारे गलत है। कैसे गलत है? पहले तो इसका मुख्यालय की बात करेंगे, नई दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। INCOIC भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और, ठीक है, ध्यान में रखिए, चेतावनी का, तो ये कैसे गलत हो गया? महासागर लिखा हुआ तो यहाँ पे, तो सुनामी क्यों आएगा? ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ। सुनामी महासागर में आता है। इसका सॉल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये हालांकि सेकेंड ऑप्शन गलत लिया है। ठीक है, हाल में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र शामिल है, में कहा कि जापान के पश्चिमी तट पर आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। बात करेंगे अरे सही की बात हो रहा है ना, ये गलत है, यही आपका सही है, सॉरी। ठीक है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु में नहीं, ये किसके मंत्रालय के अंदर? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, मैं गलत भर दिया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पहले का गलत है, ठीक है, और दूसर का केवल सही है। क्लियर हो गया। चलिए, एक्सरे पेलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संदर्भ में बताइए क्या है, क्या सही होगा इसमें? एक्सपोसैट द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे
पोलैरिमेट्री माप के लिए समर्पित है। यह मीटर 5 वर्ष की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। बताइए। निचली कक्षा में नहीं होगा ना, कहाँ होगा फिर? बताइए कहाँ होगा? एक्सपोसेट नासा द्वारा, ठीक है। तो एक्सपोसेट पहले नासा के द्वारा है क्या? एक्सपोसेट इसरो द्वारा है ना? गलत है, ठीक है। नासा के द्वारा नहीं है, ठीक है, इसरो के द्वारा है। सबसे पहला मिशन यही था ना, ये 2024 का एक्सपोसेट। 1 हाँ, जनवरी तो को। इसरो का है ना बच्चा, ठीक है। ये नासा का हाँ, थोड़ी इसरो ना का है, ही ठीक है। है। हाँ, मिशन इस 5 वर्ष वर्ष की में अवधि के लिए, ठीक है। निचली कक्षा में ये सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। निम्न पे विचार करें, ठीक है। इसका सोल्यूशन सुनेंगे क्या? इसरो ने 1 जनवरी को अपने पहले पोलैरिमेट्री मिशन एक्सरे, ठीक है, 1 जनवरी को लॉन्च किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये 2023 का मतलब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 1 जनवरी को अपने पहले पोलैरिमेट्री, हाँ 2024 के ही बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी पहला दिन बोलना हो तो 2024 ही समझिए, 2023 में क्यों जाना चाहती है, ठीक है। एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को 21 मिनट की उड़ान के बाद 650 किलोमीटर की सटीक, ठीक है, गोलाकार कक्षा में स्थापित करने की सफलता हासिल की। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलैरिमेट्री मापन के लिए समर्पित है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। यह मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होगा। इसका जीवनकाल 5 वर्ष अनुमानित है। कथन 1 की बात करेंगे, अतः कथन की बात करेंगे तो केवल 2 सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, 1 नहीं सही है, 2 सही। कि एक्सोसेट नासा नहीं होगा, क्या होगा? इसरो होगा। 89 नंबर प्रश्न पढ़िए। 89 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। शामिल है व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स। उपयुक्त में से कितने क्षेत्र व्यापक आर्थिक भागीदारी, ठीक है, आरपीईसी के समझौते में शामिल है, ठीक है। सभी के सभी 4 शामिल है, ठीक है। आरसीईपी समझौता में सभी 4 क्षेत्र शामिल है। आरसीईपी में प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी खरीद, श्रम एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल है। कुल मिलाकर समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अपने सदस्यों के बीच, ठीक है, आर्थिक सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा भी बनाना है। आप चलेंगे, देखेंगे आप 90 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराए नहीं इसे देखकर। भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही व्यवस्था, जिसको MMR कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करना है, ठीक है। बताना है यह दोनों देशों के व्यापार और निवेश में सुविधाजनक बनाने का एक समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। भारत और नागरिकों के म्यांमार में MRF का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, FMR है, ठीक है। म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई, ठीक है, FMR के अंतर्गत आती है। बोला निम्नलिखित में कितने कथन सही है? गलत लग रहा है। 2 और 3 तो गलत है, ऐसे ही लग रहा है। सारे के सारे गलत है, ठीक है। वीजा का तो जरूरत ही नहीं है ना मुक्त व्यापार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात के पहला में ये दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। भारतीय व्यापारियों को म्यांमार में, ठीक है, FMR का लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पे आगमन के वीजा की आवश्यकता थी, नहीं है, ठीक है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई MRF में नहीं, ठीक है, पूरा लंबाई नहीं आता। कितने किलोमीटर जा सकते हैं वीजा का, ठीक है, 16 किलोमीटर तक, नहीं 16 किलोमीटर तक। ये क्यों किया गया? क्योंकि भारत और म्यांमार के सीमा के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका रिलेशन भारत में है, जिनका रिलेशन वहां पे सीमा में। इस 16 किलोमीटर के अंतर्गत मतलब आ जा सकते, इसके लिए किसी भी प्रकार का वीजा वगैरह नहीं होगा। लेकिन 16 किलोमीटर के अंदर वीजा मुक्त व्यवस्था थी, ठीक है। ध्यान में, 16 किलोमीटर से आगे आप नहीं जा सकते हैं। टोटल सीमा हमारा 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगता है। 1600 किलोमीटर तक जाने के लिए आपको किसी प्रकार का वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आपका गांव सीमावर्ती होना चाहिए, ठीक है। अब मुख्यतः ये कोई आपसी समझौता था, लेकिन व्यापार वगैरह को लेकर नहीं था, ठीक है। मुख्यतः सीमा पे रहने वाले लोगों को ध्यान में क्या बोलते हैं उसको, ध्यान में रखते हुए मतलब ये बनाया गया था, ताकि वो लोग एक दूसरे से मिलजुल सके, किसी प्रकार का वीजा वगैरह इन सारे चीजों से मतलब लेने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। चलिए, कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? 16 किलोमीटर तक। चलिए, वस्तु सेवा का GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। GST में निर्यातक अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन अपने इनपुट पर भुगतान किए
किए गए कर पर रिफंड के हकदार है। जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पे लगाया जाता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न, ठीक है, कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया। बताना है इनमें से कितने कथन सही है। इसका आंसर है केवल एक कथन सही है, ठीक है। वो भी कथन नंबर एक सही है, जीएसटी में निर्यात शून्य रेटेड है, ठीक है, जिनका अर्थ है कि निर्यातक अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप निर्यात करेंगे तो उस पर आपका कर का भुगतान नहीं करना है, लेकिन अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पे रिफंड के हकदार है। अतः कथन 2 और 3 की बात गलत है, ठीक है। जीएसटी केवल निर्माण और बिक्री पर नहीं बल्कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जबकि वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता प्रकृति जीएसटी के, ठीक है, तहत उनके लिए कर वर्गीकरण में एक कारक है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। आर्थिक उपयोगिता और विलासिता बनाम आवश्यकता, राजस्व क्षमता, सामाजिक विचार जैसे अन्य कारक भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए दिए गए स्लैब को प्रभावित करते हैं। जीएसटी में टैक्स स्लैब कितना है? 5 स्लैब है जीएसटी का। 5%, 18%, 5, 12, 18, 28। 28। बिल्कुल। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश, ठीक है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये तो बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फिर से आपको विचार करना है। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना था, ठीक है। भारत मालदीव में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों, विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मांगता है। भारत मालदीव में ग्रेटर वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है, ठीक है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं जानते सर। पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि इंडिया और कैंपेनिंग जो था ना, मुख्यतः वहां पे भारतीय सेना के जो कुछ जवान जो है ना, जो वहां पे मदद करने के लिए, वो भी उनके पास हथियार नहीं है, उनको हर निकालने के लिए था, ठीक है। पूरी तरीके से बुनियादी ढांचा को मतलब वहां से लॉकडाउन नहीं करना था, हटाना नहीं था। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों तथा विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता, मतलब अपना कर्तव्य समझता है, हमको इसको रक्षा करना है, ये सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। माले की बात करें, उसकी राजधानी, उसको ग्रेट बनाने के लिए भारत वहां पे प्रोजेक्ट अगर विकसित कर रहा है, तो 2 और 3 सही, बाकी पहला गलत है। समझ रहे हैं ना? इंडिया आउट कैंपेन क्या था? भारत में वहां पे रखेंगे तो भारत के कुछ वहां पे सैन्य अधिकारी है, वहां पे रहते हैं, ज्यादा संख्या नहीं, 50-60 के आसपास होगी, उनको बाहर करने के लिए लोग बात कर रहे हैं। अब चलेंगे आगे। भारत और पाकिस्तान ने हाल में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची का आदान प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्रति साल होता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु, ठीक है, परमाणु स्थान का एक दूसरे को साथ मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। रीजन क्या होता है, कभी भी अगर हमारे आपके बीच में कभी अगर युद्ध होता है तो हम एक दूसरे के परमाणु वाला जो मैं बात करेंगे ना, परमाणु का जो प्रति स्थान है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, ना तो भारत करेगा ना तो मतलब पाकिस्तान करेगा। तो क्या है, परमाणु प्रतिष्ठानों के सूचों का आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना है, गलत है। इस समझौते के उद्देश्य दोनों देशों को आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है, दोनों गलत है। क्या था, अगर कभी भी एक दूसरे के बीच पे हमला होगा तो जानबूझकर या फिर आकस्मिक रूप से इन स्थानों को टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि परमाणु प्रति स्थानों पे हमला करने का मतलब इसे बहुत बड़ी मतलब क्या है कि प्राकृतिक आपदा का मतलब जन्म हो सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं भाई साहब मेरा ये है तुम्हारा ये है, आपस में कर लिया। अब इन जगहों पे न तो तुम कभी हमला करोगे, चाहे कितना भी युद्ध हो जाए, ना तो हम करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? इसलिए है ना कि मतलब परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान पर प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना, ऐसा नहीं है, कोई व्यापार वगैरह से लेना देना नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, सही नहीं है। देख रहे हैं करंट का लेवल किस तरह का जा रहा है। हाल में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापना कर दी है? तो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना आपका बिहार किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिहार को भी हल्के में नहीं लेने का, ठीक है, ध्यान रखें। हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना किया है। बिहार में आयोजित इंडो नेपाल, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पे कब्जा किया? तो क्या बताएंगे? तो आपको सुनकर मतलब अच्छा लगेगा, इस पे भी बिहार का नाम है, ठीक है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल, ठीक है, चैंपियनशिप पे किसने खिताब पे कब्जा किया था? बिहार ने, ठीक है। कैसा है, ये क्रिकेट होता था, ठीक है, टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल समझते हैं ना? हेलो, हाँ सर।
हाँ, दो तरह का क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल होता है, एक ड्यूज बॉल होता है, ठीक है। बच्चा में हम लोग प्लास्टिक बॉल से भी खेलते थे। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच की पूरी करना है? सुनकर खुशी होगा, सर ये भी आपका बिहार ही है। बिहार से ही है। सड़क हादसों में 2022 में बिहार में कौन सा स्थान रहा? सुन के दुख होगा, तो बिहार का स्थान इसमें 13वां नंबर पे रहा है। मतलब सड़क हादसे में यहाँ पे मतलब हुई है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4797 करोड़, ठीक है। 47 में 50 जोड़िए तो 97 हो जाएगा, ठीक है। तो 47-97 ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो लास्ट का 4-5 करंट अफेयर्स आपको मतलब रिवीजन करवा रहा हूँ। हाल में किस राज्य में, जिले में, हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट, जोर से बोलिए। बिहार। बिहार सर। नेपाल में आयोजित इंडो इस्लामिक बोल रहा हूँ, ठीक है, इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप किसने खिताब पे कब्जा किया, क्या बताएंगे? बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 75 दिन में सभी एफआईआर की पूरी जांच करनी है? बिहार। सड़क हादसे 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा, तो क्या बताएंगे? 13वां स्थान रहा, ठीक है। तो किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? यूपी। आई थिंक तमिलनाडु का, नहीं है, तमिलनाडु का पहला स्थान है, ठीक है, तमिलनाडु का। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, क्या बताएंगे? 4797। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। वेरी गुड। इसी के तरह से आज का ये जो क्लासेज जो थी आपकी समाप्त होती है, जहाँ पे हमने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चनों को आपके सामने उपस्थित करवाया। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए शुक्रिया।